छोड़े नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृति दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ आज के सत्र कक्षा प्रबंधन एवं अनुशासन को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका पिनाक से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ाएं। सम्मानित। जी धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। जो लोग अभी भी जुड़ने रह गए हो प्लीज उनसे बोल दीजिए वो फटाफट जुड़ जाएं ताकि उनका लॉस ना हो। ओके। आ, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा प्रबंधन एवं अनुशासन। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, इससे पहले भी हम इस टॉपिक पे वेबिनार कर चुके हैं। आप में से कितने लोग थे जिन्होंने इसको किया है, इस सेम टॉपिक को पहले? एक वो पी लेना मैं दो बता दूं। किसी ने किया है इस सेम टॉपिक को पहले? नहीं? यस नो आंसर करिए प्लीज। और जिनके विंडोज क्लोज हैं प्लीज आप लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। अनुश्री जी, आप क्लास में से ज्वाइन कर रही हैं? मैम एक बार टॉपिक का नाम बता देंगे दोबारा? कक्षा प्रबंधन एवं अनुशासन, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। किसी ने नहीं किया है इस पे पहले? नो मैम, फ्री और ओके, ठीक है। तो फिर आपके लिए सारी बातें नहीं होंगी। जिसने पहले किया है तो हो सकता है उनको लगे कुछ चीजें पुरानी, लेकिन मैंने फिर भी नए तरीके ढूंढने की कोशिश की है। नीरज जी प्लीज, हम शेयर करेंगे पीडीएफ। क्लासरूम मैनेजमेंट, सबसे पहले मतलब सबसे पहली जो चीज इंपॉर्टेंट चीज होती पढ़ाने के लिए, जब तक क्लास आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा आपके लिए पढ़ाना मुश्किल है। आ, ठीक है साक्षी जी, उम्मीद करते हैं आप जल्दी से ऑन कर लेंगे। तो क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला है कि मॉडल बिहेवियर प्रेजेंटेशन हो, मतलब आदर्श व्यवहार बताया जाए। अभी आदर्श व्यवहार मतलब किसकी तरफ से? ये दोनों ओर से होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। बस ये दोनों तरफ से होता है, फ्रॉम टीचर एंड फ्रॉम स्टूडेंट, है ना। टीचर को भी आदर्श व्यवहार बताना चाहिए और स्टूडेंट को भी आदर्श व्यवहार, मतलब क्लास में बैठे क्या क्या जरूरी चीजें वो दोनों को पता होना चाहिए, वो दोनों होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में कैसे कनेक्शन बनेंगे, कैसे बढ़ेगा आगे? तो 3 C's फॉर क्लासरूम एक ये थ्योरी है। 3 C मीन्स, फर्स्ट इज कनेक्शन। कनेक्शन मतलब एक दूसरे से संबंध। कैसे बनेंगे संबंध? जब तक दोनों के संबंध अच्छे नहीं होंगे उनके बीच में कोई भी लेन देन नहीं होगा। अभी जैसे आप में से काफी सारों के कैमरास बंद है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन देन ऑल्सो आई फील बैड। मुझे जितने दिख रहे हैं मैं उन्हीं को देख के एड्रेस करूंगी, मैं उन्हीं से बातचीत करूंगी, बिकॉज मेरे दिमाग में वही लोग रहेंगे जिनको मैं देख पा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना है जब भी आप क्लास में जाते हैं, है ना। मैं जब क्लास में जाती हूँ ना, मेरे सामने हमारे यहाँ लगभग एक क्लास में 60 to 65 स्टूडेंट्स हमेशा होते हैं। सो आई ऑलवेज कीप आई कांटेक्ट विथ एवरीवन। जब भी मतलब क्लास के अंदर आपकी नजर कैसे घूमनी चाहिए? जैसे वो लाइट हाउस होता है ना, लाइट हाउस का वो लाइट चलता है, देखा है? समुद्र के बीच में लाइट हाउस होता है। यू आर अवेयर अबाउट दैट? यस और नो? यस, रश्मि जी बता रही है।
लाइट हाउस की लाइट कैसी होती है, पूरी सर्कल में घूमती रहती है चारों तरफ, तो वो ऐसे पूरे एक एरिया से ऐसे लेफ्ट से राइट पूरा कवर करती है। तो आपकी आंखें भी बिल्कुल लाइट हाउस की लाइट की तरह एक एक बच्चे के ऊपर जानी चाहिए, और हर एक की नजर से आपकी नजर मिलनी चाहिए। ठीक है, वेन यू आर लर्निंग देन ऑल्सो यू आर सपोज टू मेंटेन आई कंटेक्ट, क्योंकि जब आप आई कंटेक्ट बनाते हैं आपको कितनी चीजें समझ में आ रही है, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, वो पढ़ाने वाले को समझ में आता है। एज अ टीचर आप भी देखते होंगे, किसी बच्चे से नजर मिली, उसको समझा या नहीं समझा, आपको देख के समझ में आता है, चेहरा देख के। यस और नो? अग्री? तो आई कांटेक्ट सबसे जरूरी है। देन क्लास में सबको पता होना चाहिए कि जब कोई एक बोल रहा है, वो फिर चाहे टीचर हो चाहे कोई एक स्टूडेंट हो, तो उसको शांति से सुना जाए। कई बार क्या होता है क्लास में कुछ बच्चे क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चे जो हमेशा बोलते हैं, जो ज्यादा होशियार होते हैं, वो हमेशा हैंड रेस कर देते हैं, टीचर उनसे पूछ लेते हैं। यदि कोई दूसरा बच्चा जो कभी गलती करता है, कमजोर है, नहीं बोलता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वो ज्यादा जानता है दूसरे बच्चों से, वो ज्यादा अच्छे से बता सकता है, या कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी ऐसी कर सकता है जो होशियार बच्चे के दिमाग में वैसा क्वेश्चन नहीं आया है। सो जब कोई एक बोल रहा है तो उसकी पूरी बात को सुना जाए, उसके बाद दूसरा बोले, फिर वो चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो। है ना, ये रूल सबके लिए लागू होना चाहिए। और हमेशा हर एक को कंसर्न होनी चाहिए कि दूसरा जो बोल रहा है उसका क्या मतलब है, उसका क्या उद्देश्य है, कोई भी चीज क्यों कही जा रही है। टीचर यदि कुछ बोलते हैं तो, या बच्चे यदि कुछ बोलते हैं तो क्या है, क्या रीजन है उसका, उसको समझ के कंसर्न के साथ उसको सुना जाए और उसको समझा जाए। है ना? और हर एक उसका रिप्लाई प्रॉपर वही होना चाहिए। क्लास के अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता हमारे पास ऑलवेज। हमारा 35-40 मिनट का पीरियड होता है। कोर्स हमारा साल भर का तय होता है, बीच में छुट्टियां, फंक्शन, बहुत सारी चीजें होती है, तो टाइम की कमी होती है। तो उस टाइम की कमी के अंदर यदि बहस में टाइम निकलेगा तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमेशा कंसर्न ये हो कि जो जिसकी बात है वो बोली जाए, समझी जाए, टाइम का उपयोग पूरा किया जाए। ठीक है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में हमेशा रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अभी रिलेशन अच्छे मतलब कैसे? कई बार ये होता है कि किसी बात पे हमने बच्चे को डांट दिया, है ना, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेन सुनी, मतलब वो बच्चा किसी चीज की प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, या किसी चीज में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई क्वेश्चन दिमाग में आया है, लेकिन वो पर्टिकुलर टीचर से नहीं पूछ सकता है क्योंकि उससे पहले टीचर ने उसको डांट दिया था, या टीचर ने किसी बात में बोल दिया था, या उससे कोई गलती हो गई थी और उसको पनिशमेंट मिली थी। तो वो एक चीज दिमाग में हमेशा लेके बच्चा आगे चलता है। टीचर के दिमाग में होते कि ये बच्चा ऐसा, हम एक है ना, मतलब एक मतलब प्रोफार्मा बना लेते हैं हर एक का कि ये इस तरह का बच्चा है, ये इस तरह का बच्चा है, हमारे दिमाग में भी होता है ना, क्लास में हम कैटेगराइज कर लेते हैं बच्चों को। तो हम जब भी एक्सप्लेन करते हैं हम बच्चों को उसी कैटेगरी से, हमारे दिमाग में उसी कैटेगरी से हम देखते हैं। तो हम, तो जब ऐसा कुछ होता है तो कुछ बच्चे जो होते हैं जो ब्लैकलिस्ट में आ जाते हैं हमेशा उसमें, तो हमेशा उनकी तरफ रवैया अलग रहता है। वो चीज नहीं रहनी चाहिए। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं कितना भी गलत हूं, मैं कितनी भी मस्ती करूं, लेकिन यदि मैंने क्वेश्चन पूछा, यदि मेरी कोई क्वेरी है, तो टीचर मुझे सुनेंगे और मुझे उसका आंसर मिलेगा। है ना? मेरे स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में बच्चा है, वो बच्चा 4th से जब था तब से बहुत ज्यादा नॉटी है। मुझे हर तीसरे महीने उसके पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है, उसको डांटना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। अभी वो 7th तक पहुंच गया है ना, उसके कुछ ना कुछ इश्यू ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स को बुलाने की जरूरत पड़ जाती है। अभी 7th में आके फिर वो कुछ समझाना चालू किया। एक दिन मैंने कुछ बताया तो उसने हैंड रेस किया, पूरी क्लास में से सिर्फ उसने अकेले ने हैंड रेस किया। मैंने उससे पूछा और उसने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मैंने पूरी क्लास से उसकी तालियां बजवाई। देन उसके चेहरे पे जो स्माइल था, आप सोचिए कि जिस 3 साल से जिसको मैं कंटिन्यूअस डांट रही हूँ, कंटिन्यूअस पनिश कर रही हूँ, पेरेंट्स भी उनके भी दिमाग में यही है कि ये मैडम की बैड लिस्ट में आ चुका है, उसने तारीफ की। जब उसकी तारीफ की उसको बहुत अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट उसके 2-3 दिन बाद फिर कुछ हुआ, फिर कुछ क्वेश्चन पूछा, तो काफी सारे बच्चों के साथ उसने हैंड रेस किया, तो मैंने उसको फर्स्ट चांस दिया। फिर खड़ा होके, बाय चांस एक्चुअली क्या होता है, हम जब क्लास में पहुंचते तो इन बिटवीन यदि कोई बातें होती है, कुछ होती है, तो बच्चे बोर्ड पे नाम लिखते हैं, नोटबुक पे नाम लिखते हैं कि मैडम ये बातें कर रहे थे। आपके यहाँ भी ये सिस्टम होगा, है ना? तो उसका नाम नहीं था।
और जब क्लास में कुछ पूछा तो उसने हैंड रेस किया, तो मैंने कहा आज तो आपसे पूछना बनता है। तो बोलता है कि मैडम अब मैं सुधर गया हूँ। आई वॉज सो हैप्पी, उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला। आई वॉज सो हैप्पी। मुझे मतलब ये चेंज जब बच्चे में अपने आप आता है, तो एक या दो बार उसकी तारीफ करने से यदि वो बच्चा इतना खुद फील करे उस चेंज को, तो वो हमारी मतलब एक वो है। देन अब मैं जब भी होता है तो यदि उसका हैंड रेज है तो मैं उससे जरूर पूछती हूँ, क्योंकि वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। और ओके, वेरी नाइस रश्मि जी। तो क्या होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ता है, टीचर के साथ उसका एक अफेक्शन होता है, वो बढ़ता है। तो टीचर और बच्चे का रिलेशन इस तरीके से होना चाहिए, बच्चे को ये कभी फील नहीं होना चाहिए। अभी एक और हमारे यहाँ हॉस्टल है, एक बच्चा हॉस्टल से भाग गया, मतलब उसका इसी शहर में घर है, तो वो घर चला गया। अभी वो संडे के दिन गया था, मुझे नहीं पता चला। दो दो तीन दिन बाद फिर ये हमारे एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस चल रही थी, तो वो ना तो डांस ग्रुप के साथ डांस कर रहा है, ना ही वो क्लास में है, दो जगह में होना चाहिए वो। फिर एक्चुअली हमारा कैंपस काफी बड़ा है, हमारे यहाँ वृद्धाश्रम भी है, पीछे बैंक भी है, काफी बड़े एरिया में। तो वो जाके वृद्धाश्रम के लोगों के साथ वहां जाके टाइम पास कर रहा था। दो एक घंटे ढूंढने में लगे, मिला, आया मेरे सामने। मैं बहुत उससे गुस्से में थी, मैंने उसको खूब डांट लिया। मेरे मतलब स्कूल के हमारे मैनेजमेंट के वो खड़े थे सामने, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, पर मैंने मैंने कहा जब मैंने आपको एडमिशन दिया था, नो डाउट मैं गुस्से में थी, देन ऑल्सो आई एक्सप्लेन्ड हिम कि मैंने जब आपको एडमिशन दिया था, मैंने आपके पेरेंट्स से कहा था कि आप हॉस्टल में हो, इसलिए मेरी जिम्मेदारी हो। और मैंने कहा आप मुझे बिना बताए, ना क्लास में हो, ना हॉस्टल में हो, ना डांस में हो, आप मुझे बिना बताए स्कूल टाइम पे कैसे चले गए। बहुत रोया, सॉरी सॉरी, मैंने कहा आज मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप चले जाओ। कल हमारा एनुअल फंक्शन था, जब एनुअल फंक्शन खत्म होके मैं जब जा रही थी, निकल रही थी, दौड़ के सामने से आया, पैर छुए और मेरी तरफ देख रहा था कि मैं किस तरह से रिएक्ट करती हूँ। मैंने उसको प्यार से उसका नाम लिया, उसके सिर पे हाथ फोड़ा, मैंने कहा मजा आया। यू डोंट बिलीव, इतना खुश होके भागा है वो हॉस्टल की तरफ जिसके हाथ। तो ये बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कोई एक बिहेवियर जो एक बार हो गया, उसको नेक्स्ट मीटिंग में खींच के नहीं लाना है। एवरी टाइम आपका बिहेवियर बच्चे के साथ नॉर्मल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उसके साथ। 10 मिनट पहले, कई बार ऐसा होता है मेरे ऑफिस में आते बच्चे, कोई कुछ कर दिया, बस में लड़ लिया, मार लिया, उनको खूब डांट लेती हूँ, लेकिन क्लास में जाने के बाद बिहेवियर बिल्कुल चेंज, बिल्कुल भूल जाओ। है ना, अपने दिमाग से उनकी गलतियां रिमूव कैसे करना, ये हमको सीखना पड़ेगा। देन ओनली हम उनसे बहुत अच्छा रिलेशन कर सकते हैं। एक और चीज होती है, जब भी आप क्लास में जाते हैं, यदि कनेक्शन बनाना है बच्चों से, तो सबसे पहले आप उनसे उनकी चॉइस पूछिए। मैं पहले भी शायद आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम लिखवाएंगे या हम समझाएंगे या हमको कुछ करना है ना। आपको कई बार ऐसा होता है बच्चों के पास भी बहुत सारी बातें होती है, आपने कुछ काम दिया है तो वो करके लेके आए, तो आप उनको चॉइस दीजिए। चलो पहले मैं ये कर लूं या आप ये कर रहे हैं, वेन दे विल हैव चॉइस, तो आधी क्लास वैसे ही आपके कंट्रोल में, क्योंकि आप उनकी चॉइस से काम कर रहे हैं। मैं ये बहुत बार करती हूँ। एक्चुअली मैं क्लास में जाती हूँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए जाती हूँ, बाकी टीचर लिखवाने का काम करते हैं, क्योंकि मैं 5-6 क्लासेस में जा रही हूँ। तो मैं उस क्लास में एंटर होके, कई बार ऐसा होता है कि टीचर बोलते हैं कि मैडम मुझे लिखवाना है, ये करना है, तो मैं बच्चों से पूछती हूँ कि आज आपको लिखना है या समझने का मूड है, फिर हम कल कर लेंगे बाकी का। तो फिर बच्चे चॉइस बता देते हैं, देन टीचर ऑल्सो हैज टू अग्री, टीचर कभी कभी। तो मैं थोड़ा सा उनको तो, मैं कहा ठीक है, यदि आपको मुझे सुनना है तो फिर पूरा ध्यान मेरी तरफ देना होगा। तो क्लास एज इट इज मेरे कंट्रोल में आ गई, क्योंकि वो रेडी है। तो ये विलिंगली, ये थोड़ी साइकोलॉजी होती है कि उनको हमने पहले तैयार कर लिया मेंटली कि वो अटेंशन देंगे। और जैसे कोई इधर उधर, आपने क्या तय किया है, मैं चले जाऊं, सीधी बात, तो वो अपने आप उनका अटेंशन आ जाता है आपकी तरफ। उसके बाद यदि आपने बच्चों से कोई प्रॉमिस किया है तो उसको जरूर फुलफिल करिए। और ये प्रॉमिस थोड़े बहुत है ना, हर क्लास में जाने से पहले कर देना, नेक्स्ट डे के लिए। कल हम इस पे बात करेंगे, कल मैं आपके लिए ये लेके आऊंगी। मैं बहुत बार करती हूँ, मैं लिटरली कई बार भूल जाती हूँ। मैं बच्चों को जनरली कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ पिक्चर्स दिखाने का प्रॉमिस ज्यादा करती हूँ। जब भी कोई बात आती है तो ठीक है, मैं इसके बारे में मेरे पास कुछ है, मैं आपको बताती हूँ। जब वो कुछ है बोला,
उनके दिमाग में एक मतलब वो न्यूरॉन बन जाता है कि ये कुछ है, कभी क्वेश्चन मार्क है बाकी है, हमको मिलना बाकी है, एक उम्मीद जग जाती है। तो वो चीज आप जब दिखाएंगे तो वो मतलब एक तो मेमोरी रिटेंशन रह जाता है। हमेशा देखना है, जो का सवाल ज्यादा लंबा चलता है ना, उसका जवाब अच्छे से याद रहता है। जो आपने इजीली आया गया वो वैसे ही आया गया चला जाता है, मेमोरी से हट जाता है। तो ऐसे बच्चों को, ठीक है कल हम इस पे बात करेंगे, ठीक है कल मैं आपको ये बताऊंगी, ठीक है कल हम ये करेंगे, तो एक वो दिमाग में रह जाता है। नेक्स्ट डे यू फुलफिल दैट प्रॉमिस। मैं कई बार ऐसे करती हूँ, मतलब मैं भूल जाती हूँ, देन एवी रूम जाने के यदि टाइम नहीं है तो मैं अपना मोबाइल क्लास में मंगवा के बच्चों को मोबाइल पे दिखा देती हूँ पिक्चर्स, कि भाई ये ऐसा भी हुआ था। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ चल रहा था, सॉरी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का चैप्टर चल रहा था। तो देन मेरे दिमाग में आया कि मैंने 2 दिन पहले एक बहुत अच्छा पोस्टर देखा है, मुझे दिखाना है आपको। तो बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई। दूसरे दिन जैसे कि मैम आप वो लाए पोस्टर, ऐसे अरे सॉरी अच्छा ठीक है मैं पहले आपको मंगवा देती हूँ, मोबाइल दिखा देती हूँ, देन विल स्टार्ट। तो वो क्लास अपने आप उसकी तरफ हो जाती है और वो उस चीज को कभी नहीं भूलेंगी। नेक्स्ट डे उन्होंने याद करा, मतलब वो क्वेश्चन उनके दिमाग में था। तो प्रोमिस करिए, छोटे मोटे इस तरह के प्रोमिस, सब्जेक्ट रिलेटेड, एंड देन नेक्स्ट डे उसको फुलफिल करिए। कुछ नहीं तो न्यूज़पेपर में से या किसी बुक में से कोई इंफॉर्मेशन लाके, या यदि साइंस और वगैरह पढ़ा रहे हैं तो आपको एनसाइक्लोपीडिया वगैरह कॉलेज में है या मोबाइल वगैरह पे दिख जाता है, तो यू कीप दोज थिंग। बच्चों को कुछ चीजें दिखाने से उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, ड्रेसिंग अप्रोप्रिएट दोनों साइड से, है ना। जब टीचर का ड्रेसिंग कभी कुछ थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है तो बच्चों का नजरिया बदल जाता है। जब बच्चों का ड्रेसिंग थोड़ा सा वो होता है तो टीचर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ड्रेसिंग दोनों साइड से अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैं थोड़ी सी इस मामले में स्ट्रिक्ट हूँ बीइंग प्रिंसिपल। मैं अपने टीचर्स के साथ अभी पिछले हफ्ते ही थोड़ा सा मेरा बोलना हो गया था 2-3 टीचर के साथ, बिकॉज आई टोल्ड देम, मतलब हमारे एनुअल फंक्शन जब चलता है प्रैक्टिस तो ड्रेस के लिए अलाउ करते हैं, अदरवाइज सबको साड़ी पहनना है। तो कुछ लोगों के ड्रेस मुझे नहीं पसंद आए, उसकी लेंथ कम है या वो कुछ ज्यादा फिटिंग वगैरह है। मेरे स्टैंडर्ड से वो लो है। आप घर पे जो करना है करिए, बट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट इट शुड नॉट बी। तो ड्रेसिंग अप्रोप्रिएट यदि आप रख सकते हैं देन यू कैन टेल स्टूडेंट्स, है ना। तो वो एक, आप अपने ड्रेसिंग से भी आप बच्चों को एक मतलब वो देते हैं, एक सिंपल कनेक्शन बनता है। एक उसमें बच्चे आपको एक फ्रेम में रखते हैं हमेशा कि ये टीचर ऐसे ही है। ठीक है। देन बच्चों से कनेक्शन यदि अच्छा बनाना है, कीप अवे फ्रॉम सोशल मीडिया विद द स्टूडेंट्स। बच्चों के साथ सोशल मीडिया पे कनेक्शन नहीं रखना, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, आपकी पर्सनल लाइफ होती है, उनकी पर्सनल लाइफ होती है। हम उनसे कनेक्टेड एक प्रोफेशनल तरीके से, हमारा उनका रिलेशन अलग है, हम स्कूल में अलग हैं और उसके बाद हम अपने पर्सनल लाइफ में बहुत अलग है ना। हम इन दोनों चीजों को मिला नहीं सकते हैं। एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगी। हमारे स्कूल में 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम होते थे, तो वहाँ दूसरे स्कूलों के बच्चे आते हैं, 12th बोर्ड एग्जाम होते हैं हमेशा दूसरे स्कूलों में होते हैं। तो आप सोचिए कि मैं, आई वॉज सुपरवाइजर, मैं किसी क्लास में यदि जाती भी हूं तो मैं 2-5 मिनट, मेरा उससे ज्यादा किसी क्लास में खड़े रहने का कोई तुक नहीं बनता। जो बच्चे आते हैं, हाँ 4-5 दिन वो मुझे देखेंगे। आप खुद सोचिए कि आप खुद कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पे एक पर्सन है जो पूरी बिल्डिंग हैंडल कर रहा है, आप उसको कितना टाइम देखते होंगे और कितना उनसे आपको अटैचमेंट होगा। आफ्टर 1 मंथ ऑफ द एग्जाम मुझे एक बच्चे का इस पे फेसबुक पे रिक्वेस्ट आया, मैसेज रिक्वेस्ट, मैडम मुझे पहचाना, मैं आपकी स्कूल में 12th का एग्जाम देने आया था। इट वॉज अलार्म फॉर मी। लिटरली मैंने अपना पूरा सब डिलीट कर डाला, सब बंद कर दिया, सारे कनेक्शन लॉक कर दिए उसमें, जितनी मेरी पुरानी थी सब। यू जस्ट इमेजिन हाउ कैन दे रीच अप टू योर फोन या योर पर्सनल थिंग्स। इतना पर्सनल कभी किसी के साथ, किसी स्टूडेंट के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। हम कनेक्शन बना रहे अच्छे हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशंस, उसका बाउंड्री ड्रॉ करना हमको आना चाहिए। मेरे टीचर्स कई बार बोलते हैं,
वो क्या करते हैं, बच्चों के नंबर हैं तो बच्चों के पेरेंट्स जब किसी शादी वगैरह में जाते हैं, कुछ होते हैं, तो उनके फोटोज और वो सब अपडेट होते हैं। तो कई बार क्या होता है, बच्चा स्कूल आया, एब्सेंट था, टीचर पूछती क्या हुआ, तो मम्मी नोट लिख के देखती है कि मतलब ड्यू टू सम सोशल रीजन या ड्यू टू हेल्थ चाइल्ड वॉज एब्सेंट। तो टीचर बोलती मम्मी ड्यू टू हेल्थ लिख रही है, और जबकि कल तो उनका स्टेटस था कि वो लोग पार्टी में थे। अभी मुझे वो चीज भी, फ्रॉम चिल्ड्रन ऑल्सो टीचर आर नोइंग, टीचर का क्या चल रहा है वो बच्चे जानते हैं। सो दैट कनेक्शन शुड नॉट बी देयर। हमेशा आपके सोशल मीडिया से आपके बच्चे जितने दूर रहे, या आप उनके सोशल पेरेंट्स के या बच्चों के सोशल मीडिया से, आपके तो बच्चे बड़े हैं, शायद वो उनके अपने भी अकाउंट्स होंगे, है ना, या पेरेंट्स के अकाउंट वो लोग यूज कर रहे हैं। सो कीप अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम सोशल कनेक्शन, तभी वो आपकी तरफ रिस्पेक्ट रख पाएंगे, वरना प्रॉब्लम होगा। ठीक है। आ उनसे कनेक्शन बनाने का एक तरीका है, उनके साथ पॉटलक कर सकते हैं। पॉटलक समझते हैं? पॉटलक करते हैं आप लोग? पॉटलक होता है, पॉट मतलब पॉट और लक मतलब किस्मत, जिसकी किस्मत में जो खुले, मतलब सब लोग अपने घर से अपना कुछ बना के लेके आते, देन दी ऑल शेयर टुगेदर। इट इज कॉल्ड पॉटलक। आप टर्म शायद आपको नहीं लगी होगी, आप लोग ये करते जरूर होंगे, राइट? अभी भी कुछ लोगों के वीडियोस ऑफ हैं। आप यदि प्रॉब्लम है तो प्लीज लिख के बता दीजिए, अदरवाइज ऑन कर दीजिए, जैसे साक्षी जी ने बताया कि उनका प्रॉब्लम। बाकी लोग प्लीज। सो पॉटलक कभी कर सकते हैं, इससे क्या होता है, बच्चों के साथ कनेक्शन बनता है। देन कभी कभी रैंडमली बच्चों के साथ कुछ काइंडनेस दिखानी चाहिए, कुछ कुछ मतलब रियायत बच्चों के साथ कर देनी चाहिए। कैसे करना चाहिए, जैसे हम लोग एज अ पनिशमेंट हम लोग सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, वैसे कोई टेस्ट प्लान करके कैंसिल भी करना चाहिए कभी कभी, है ना। एक टेस्ट प्लान किया, बच्चों को बोला, बड़े टेंशन में बच्चे सब करके लाए, फिर दो चार ने नहीं किया, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, अच्छा आज लग रहा है आप लोगों को थोड़ा सा इशू है, चलो एक दिन का टाइम और दे देते हैं। थोड़ी सी काइंडनेस, हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ऐसे, आपको जो जो उनकी प्रॉब्लम्स लगती है आप उनको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकते हैं, जिससे बच्चों को फील हो, थोड़ा साइकोलॉजिकल फील हो कि हाँ मैडम हमारी इस टेंशन को समझते हैं, सर इतनी बात जानते हैं, हमको इस तरह से हैंडल करना। तो वो थोड़ी सी काइंडनेस, या समटाइम्स बच्चे हैं, आपके पास जो बच्चे हैं वो लोग अपनी टीन एज में ऑलमोस्ट है ना, स्टार्टिंग ऑफ द टीन एज है उनका, तो एट दैट टाइम उनके साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल के साथ साथ उनके इमोशनल चेंजेस होते हैं। अभी मतलब ये जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाला जो टाइम है ना, उस वक्त कैसा होता है, फ्रेंडशिप बिकम्स इम्पॉर्टेंट, दोस्त उनके लिए फैमिली की तरह इंपॉर्टेंट होने लगते। ये टाइम है जब दोस्ती मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मजबूत होती है, बढ़ती है, यहीं से उनकी शुरुआत होती है। और यहाँ पे क्या होता है, इन बच्चों के अंदर ये होता है कि पर्टिकुलर पर्सन मेरा दोस्त बने, उनको कुछ लोगों के कुछ दोस्तों की तरफ होता है, जब उन बच्चों से उनको रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है तो दे फील बैड, उनको बुरा लगता है। तो यहाँ जब आपको ये चीजें पता चलती, कई बार वो यदि आपसे कनेक्टेड है तो दे विल शेयर विथ यू कि मैडम देखो ना वो मेरे साथ ऐसे नहीं बोल रहा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, आगे पीछे का याद करने की कोशिश करेंगे ना आप, तो आपको उन बच्चों के प्रॉब्लम समझ में आएंगे। यदि आप वहां पे थोड़ा सा उनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो आप उनको हेल्प कर सकते हैं, तो ये चीजें आपका बच्चों के साथ बॉन्ड अच्छा बनाएगी, बच्चों के साथ अच्छा एक वो बनता है। क्योंकि वो आपके लिए छोटी बात है, हमारे लिए इतना, हम बहुत सारे बच्चों से डील करते हैं, ये नॉर्मल चीज है, लेकिन उन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा सवाल होता है ना। तो थोड़ा सा काइंडनेस, जहां उनको जरूरत है थोड़ा सा हेल्प करना। दूसरा है बच्चों को सेम रिस्पेक्ट से ट्रीट करना जैसा रिस्पेक्ट आप चाहते हैं उनसे। उनसे जब आप बात करते हैं तो पहले तो एक हम लोग तू करके बुलाते हैं बच्चों को, नेवर यूज दैट। इंग्लिश के अंदर एक ही यू है तो चलता है, हिंदी के अंदर तू तुम आप, तीन लेवल है। तो वो तू वाले लेवल पे बच्चों के साथ कभी मत जाइए, तुम करके ही बात करना है, आप नहीं बोल सकते। यदि आपको आप बोलते हैं तो फाइन, अदरवाइज तुम। कभी भी किसी भी बच्चे को तू करके मत बुलाइए। जब आप रिस्पेक्ट देते हैं तो रेसिप्रोकेट वो भी वही करेगा।
तो जो आपको रिस्पेक्ट चाहिए वो देना सीखिए, और थोड़ा सा उनको ऐसा फील करवाए एज अ पर्सन। इवन नर्सरी के बच्चे भी चाहते हैं कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। तो ये आपके पास जो बच्चे स्कूल में हैं, दे आर मच बिगर देन देम, और उनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा प्यारा होता है। सो उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट जैसा आपको चाहिए वैसा उनको दीजिए। दूसरा, आजकल के बच्चे स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं। स्लैंग लैंग्वेज मीन्स क्या, उनके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, कुछ अलग वर्ड्स होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग वर्ड्स होते हैं। जैसे एक वर्ड है ओपी, पता है? ओपी सुना है बच्चों से? यस और नो? ओपी, यस और नो? नहीं, रश्मि जी ने नहीं, शजल जी ने नहीं सुना, ओके, अनुश्री जी नहीं सुना। ओपी मीन्स ओवर पावर। जब कोई चीज बहुत अच्छी होती है देन दे यूज दिस वर्ड। आजकल के बच्चे यूज करते हैं, ओपी बोलते हैं, यार ओपी लग रहा है, क्या ओपी है, वाह, है ना? ये उनके वर्ड है। तो ऐसे कुछ उनके वर्ड। पीओवी, पीओवी तो सुना होगा, पॉइंट ऑफ व्यू। किसी चीज को किस नजरिए से देखा जा रहा है, अपनी बात में ये होता है। आईडी के तो सब जानते होंगे। आईडी के आप मैसेजेस में, आई डोंट नो, आप मैसेजेस में यूज करते होंगे। एंड आई के मीन्स आई नो, है ना? आई के एंड आईडी के ये तो बहुत यूज होते हैं। क्या फोन लगाओ सामने। तो ये उनकी जो लैंग्वेज है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। लगाओ आप भाई जब जी। बच्चों से बात करेंगे तो आपको तो पता क्या चलेगा वो लोग किस किस तरह के वर्ड यूज करते हैं। तो थोड़े से उनके वर्ड, थोड़ी सी उनकी बातें यदि आप सीख लें और उनको यूज करें, तो वो थोड़ा सा कनेक्टेड फील करते हैं जिसकी लैंग्वेज में, है ना? हम लोग जैसे नॉर्मली जो बात बोलते हैं, यदि हमारी लैंग्वेज वाला कोई मिले तो एक तुरंत दिमाग में घंटी बजती है, ध्यान उधर जाता है। जैसी लैंग्वेज आपके घर में बोली जाती है थी वैसी लैंग्वेज कहीं सुनने को मिल जाए तो यू विल पे अटेंशन, है। तो अपनी लैंग्वेज जब मिलती है तो अच्छा लगता है, कनेक्टेड फील होता है। सो दीज आर द वेज हाउ कैन यू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स। ठीक है, काफी लंबा चल गया कनेक्शन ही। कंसिस्टेंसी, आपने जितने रूल बनाए हैं, एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके रूल्स में, आपके मूड में। मेरे यहाँ एक टीचर है, उनके मूड पर डिपेंड करेगा। यदि बहुत अच्छे मूड में है तो वो क्लास बड़ी खुश होगी, और यदि टीचर का मूड खराब है मतलब बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस। आप कैसा भी है, आपका जो भी है ना? पहले के जमाने में इंग्लिश लोग जो होते थे ना, उनके घर के बाहर जैसे गेट में एंटर हो ना, तो लेफ्ट साइड पे एक बड़ा सा पोल जैसा होता है, उस पे बहुत सारे हैट टांगने का, हैट पोल बोलते हैं वो, है ना? पता है? मतलब आप हैट पोल का मतलब ये होता है एक मतलब उसमें कि आप वॉट एवर पोजिशन यू आर होल्डिंग यू शुड कीप आउटसाइड। घर में आने से पहले आपकी जो भी पोजीशन है, आपके जो भी रुतबे हैं, आप नॉर्मल हो जाइए, उसको छोड़कर आइए। तो एज अ टीचर आप अपने साथ, अपने घर से, प्रिंसिपल ऑफिस से, मैनेजमेंट ऑफिस से जो भी लेके आए ना, उसको दरवाजे के बाहर छोड़ के, एंड आपका बिहेवियर हमेशा एक जैसा होना चाहिए। आपके बिहेवियर में ऑलवेज कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कितना भी कुछ भी चल रहा है क्लास के अंदर, आपका मूड ऑलवेज एक जैसा, आपका टोन एक जैसा, आपकी पढ़ाने का तरीका एक जैसा। आज आपका मूड अच्छा है तो आपने डिटेल में पढ़ा दिया, और कल मूड नहीं है तो आपने फटाफट खत्म कर दिया। इट शुड नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी आपके पढ़ाने में, आपके तरीके में, आपकी जो भी है। इवन आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका आपका जो तरीका है, हर एक की एक स्पेशलिटी होती है ना? कि ये टीचर ऐसे पढ़ाते, वो टीचर, तो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए। आ, हमेशा एक चीज याद रखिए, कभी भी किसी बच्चे को टारगेट करके अपनी पढ़ाई के उसमें डिस्टरबेंस मत करिए। कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टीवियस होते हैं, कुछ हम उसको टारगेट कर लेते हैं, और फिर जब भी उसने कुछ पूछा, उसने कुछ बोला या क्लास में कुछ हुआ तो उसका एग्जाम्पल, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, किसी के पीछे पड़ना और अपने उसमें। आपके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी हर बार हर जगह पे होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद कंसिस्टेंसी आपके ग्रेडिंग में, जब हम नोटबुक चेक करते हैं, आंसर शीट चेक करते हैं, है ना? मेरे बच्चों को पता है, मैंने पेपर चेक किया है, दे कैन से कि ये पेपर मैंने चेक किया है। मेरे
मतलब जो चेक करने के अंदर मैं जो निशान लगाती हूँ ना, वो भी उनको समझ में आता है कि मेरे फेस के एक्सप्रेशन क्या होंगे। कहीं पे किया है तो मेरा सर्कल जिस तरीके से बनता है, मेरा क्वेश्चन मार्क जहां पे आता है, जहां मेरी अंडरलाइन होती है, तो जहां मतलब वो बच्चे को देख के समझ में आ जाएगा कि मैडम को ये नहीं पसंद है, मैडम इसके लिए गुस्सा है, या ये चीज पे दे शुड अंडरस्टैंड। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके चेकिंग में, आपके करने के तरीके में, है ना। आप मार्क्स कितने, कहाँ पे आप मार्क्स काटेंगे, कहाँ पे आप मार्क्स देंगे, किस तरीके से होगा, है ना। बच्चा काम करके लाता है तो आप किस तरीके से उसको इवेल्युएट करते हैं, क्या उसको जजमेंट मतलब पनिशमेंट क्या मिलेगी, उसको अप्रिसिएशन क्या मिलेगा, उसको थोड़ी बहुत ये होनी चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए ये सारी चीजें। तो हमेशा आपके काम में कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए। थर्ड चीज, कंपैशन, करुणा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एज अ टीचर। मतलब हम किसी के ऊपर गुस्सा होते भी हैं तो वो इमीडिएट निकल जाना चाहिए। जहां बच्चों को जरूरत है, उनको फील होना चाहिए कि टीचर के दिल में हमारे लिए कुछ फीलिंग है। कई बार क्या होता है, बच्चे जिस माहौल से आ रहे हैं, आपकी क्लास में 50% बच्चे ऐसे होंगे एट अ टाइम, आप कभी भी देखो, दे आर फेसिंग सम और अदर फिजिकल और सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। बच्चा घर से आया है, कहीं कुछ उसके पसंद का नहीं हुआ, कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसको डिस्टर्ब करती है। कभी कभी कुछ फैमिली सिंगल पेरेंट होते हैं, कुछ फैमिली में फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, घर में किसी की डेथ हो गई, घर में कोई बहुत बीमार है। सो मेनी थिंग्स आर देयर, हर कोई बच्चा अपने साथ कुछ बहुत कुछ लेके चलता है। तो उन सारी चीजों के आप थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ी सी चीज यदि उनके साथ कर लें। एक एग्जांपल, मैं एक बार क्लास में ऐसे ही कुछ चल रहा था, तो कि अपने छोटे भाई बहन के साथ कैसे बिहेव करना है, ऐसा कुछ था। तो मैंने एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा अच्छा आपका छोटा भाई बहन है तो आप कैसे बिहेव करेंगे। वो बच्चा खड़ा हुआ, उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे एकदम से टेंशन हो गया, मैंने कहा बेटा मैंने ऐसा क्या पूछ लिया आपसे। तो बाय चांस पता चला कि उसकी छोटी सिस्टर की डेथ हो चुकी है और वो उसको बहुत प्यार करता था, और मैंने बाय चांस उसी से वो क्वेश्चन पूछ लिया, आई वॉज नॉट अवेयर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती, वी शुड हैव कंपैशन। कि हमको नहीं पता होता है कि कौन सा बच्चा कब क्या फील कर रहा है, यदि मतलब थोड़ा सा हम जानकारी रखें। कई बार ऐसा होता है, मतलब स्पेशली मेरे लिए मुश्किल होता है क्योंकि मैं बहुत कम टाइम क्लास में जा पाती हूँ, और मुझे शायद सबके बारे में सब कुछ नहीं पता है। तो वी शुड हैव कंपैशन, उनको ये फील होना चाहिए आपके साथ। देन वो बच्चा कुछ बोला नहीं, बैठ गया, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने उसे फिर से सॉरी बोला था। देन उसके बाद सामने से वो कि मैडम मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा, कुछ और पूछिए मुझसे। तो वी शुड हैव कंपैशन। तो ये जो सारी चीजें बच्चों की चलती है, इन केस यू नो, आप उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली उनको थोड़ा सा काउंसिल कर सकते हैं। तो उस काउंसलिंग के साथ आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को अपने अंडर में ला सकते हैं। कुछ बच्चे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं आजकल के, उसके कुछ रीजन है। एक तो एक अर्ली बर्थ, और दूसरा एक लेट टॉकिंग। ये एक दो कॉमन इश्यूज हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनका 8th मंथ में बर्थ हो जाता है। फिजिकली दे आर लिटिल बिट वीक, फिजिकली तो उनकी स्ट्रांगनेस अकॉर्डिंग टू एज, एक्चुअली उस बच्चे को अभी तो और शायद एक आध महीना लेना चाहिए था, फिर जन्म लेना था, बट वो बर्थ बिफोर टाइम हुआ। हम लोग उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसकी ग्रोथ का, अकॉर्डिंग टू एज, मतलब डेट ऑफ बर्थ। हम हमारा कैलकुलेशन वो चलता है, लेकिन भगवान का कैलकुलेशन वो नहीं है ना। भगवान तो उसको उसके पीछे ही महीना डेढ़ महीना भगवान उससे पीछे ही चलाएगा उसको। वहां क्लास के अंदर कुछ बच्चे होंगे जो हम 1 जून को उसकी डेट ऑफ बर्थ देख के चलते हैं, वो बच्चा शायद और पीछे चला जाएगा। वो जो डिफरेंसेस क्लास के अंदर होते हैं वो बहुत आगे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इन बच्चों को थोड़े ज्यादा सिंपैथी की, थोड़ी ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है, एक्चुअली हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं कि इन सब चीजों से हमको क्या मतलब, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड के टीचर को तो स्पेशली अप टू 4th स्टैंडर्ड इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। कि कौन सा बच्चा किसने मतलब क्लासरूम में, सपोज आप 5th स्टैंडर्ड की बात करूं, तो मोस्टली बच्चे आपके 10+ होंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे दे आर स्टार्टिंग 11, कुछ बच्चे हैं दे आर अभी तो 9 कंप्लीट किया है, 10 आए हैं। वो जो 6-8 महीने का डिफरेंस उन लोगों के अंदर होता है, वो क्लास के अंदर बहुत सारी चीजों में डिफरेंस दिखाई देता है।
वहां उन बच्चों को थोड़े से हेल्प की जरूरत होती है, क्योंकि फिजिकली भी वो उनसे कमजोर है, मेंटली भी वो थोड़े से छोटे हैं, है ना। और इस एज में अप टू 10-12 ईयर, 4 महीने का डिफरेंस भी काफी होता है, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है, उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो उसके बाद उनके थोड़े चेंजेस आते हैं, दिमाग थोड़ा वो चलता है, पूरी क्लास एक जैसी नहीं होती है। सो वो सारे प्रॉब्लम रहते हैं। तो थोड़ी सिंपैथी इस इन चीजों पे भी बनती है बच्चों के लिए, है ना। थोड़े उनके फिजिकल प्रॉब्लम, थोड़े फैमिली प्रॉब्लम, थोड़े साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो जहां जिसको जैसी जरूरत है उतनी थोड़ी हेल्प प्रोवाइड जरूर करिएगा। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है क्लास रूम मैनेजमेंट प्लान कैसे बनाएंगे, कैसे होता है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले होता है प्रोसीजर, प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होगी, जब भी आप क्लास में पहली बार जाते हैं या आपका साल शुरू हो रहा है, बच्चों के साथ शुरुआत हो रही है, कुछ चीजों के नियम शुरुआत से बन जाने चाहिए, उनको पता होना चाहिए क्लास में उनको कब बोलना है, उनको कब पूछना है ना। आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या रूल्स होंगे। जैसे यदि लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो आप पहले वर्ड्स करते हैं, वर्ड मीनिंग, फिर आपका एक्सप्लेनेशन चलता है, बच्चों को लेसन रीड करके आना है, देन लेसन खत्म होने के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर चलेंगे। जैसे मेरे हिंदी के टीचर बोलते हैं मैं जब आऊं तो कविता सुनाई देनी चाहिए मुझे क्लास में, जितनी चीज मैं क्लास में लिखवाऊं बुक के अंदर, क्योंकि काफी चीजें बुक के अंदर लिखना है, तो बोले वो सारी चीज नोटबुक में होमवर्क में मैं बोलूं या ना बोलूं ये होना चाहिए। तो हर एक टीचर के सॉरी अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो आपके रूल आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपके नेचर के हिसाब से, आपकी क्लास के क्या, जैसे मैं ऐसे पढ़ाती हूँ तो मैंने बच्चों को बताया है कि आपको पता होता है मैं नेक्स्ट डे क्या करवाने वाली हूँ, तो आपको उसके पहले गो थ्रू करना है, जितने नए वर्ड्स लगे आपको आपको उनको अंडरलाइन करना है, यदि मतलब मिल जाते हैं तो ठीक है, और नहीं मिलते, और मैं क्लास में जब पढ़ा रही हूँ और उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब नहीं मिला तो आपको पूछना है, उसको अंडरलाइन करके रखना है, क्वेश्चन मार्क करके रखना है, और आपको पूछना है ये जरूरी है, आपने नहीं पूछा देन आई विल आस्क यू। मैं क्लास में मुझे पता होता है कि कौन से वर्ड में बच्चे को प्रॉब्लम आएगी, जब वो नहीं पूछते हैं तो मैं पूछती हूँ अच्छा इसका मतलब कोई बताएगा, देन किसी को पता होता है तो आप ऊपर करते हैं, नहीं पता था देन आई आस्क कि आपको पता है कि जो नहीं आ रहा है वर्ड पूछना है, आपने क्यों नहीं पूछा, तो ये आपकी गलती है। तो हर एक के कुछ रूल्स होते हैं, तो जब आप क्लास में जाते हैं तो आपके रूल्स की एक लिस्ट बनी होनी चाहिए। नीरज जी थोड़ा सा आप इसको जूम इन करेंगे। कुछ एग्जाम्पल है क्लास रूल्स किस तरह के होते हैं, शायद आपको भी यूजफुल हो जाए। ऑलवेज डू योर बेस्ट, राइट साइड जो ब्लू वाला है मैं उसको पढ़ रही हूँ। शेयर विथ अदर्स, अभी दूसरों के साथ शेयर करो एवरीथिंग, इट इज नॉट ओनली अबाउट योर टिफिन, इट इज ऑल्सो अबाउट योर थॉट, अबाउट योर आइडियाज, अबाउट योर प्लानिंग, है ना। ये सबके लिए होता है। यूज काइंड वर्ड्स हमेशा। गुस्सा भी आता है तो मैं भी इवन बच्चों को बोलती हूँ सॉरी टू से यू, मुझे गुस्सा आ रहा है, आपको झापड़ लगाने का मन कर रहा है, बट आई विल से सॉरी टू से यू। मैं गुस्से में भी, मेरे मेरे साथ कोऑर्डिनेटर जो है ही ऑलवेज टेल कि मैम आप गुस्से में भी प्लीज करके बात करते हो। मैंने कहा ये मेरे स्टाइल है, ये मेरी आदत है। सो लिसन व्हेन अदर्स टॉक, क्लीन अप द एंड हेल्प आउट। एक तो अपने बेंच की सफाई रखिए और क्लास को क्लीन करने में हेल्प करना है। से प्लीज एंड थैंक यू, रिस्पेक्ट ईच अदर, फॉलो डायरेक्शंस, ये सिंपल रूल्स होते हैं क्लास के, हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो दूसरा एक दिख रहा है बीच में, नीरज जी प्लीज उसको जूम इन करिए। इसमें क्या किया है, जब आप रूल्स बनाते हैं ना आप बच्चों के साथ मिलके बना सकते हैं, हमको कभी अपने रूल्स अकेले नहीं बनाना है, हम क्लास में मिलके तय कर सकते हैं। ये जो इसमें ऐसा है कि हर बच्चे के हैंड प्रिंट है और उसने जिस रूल के लिए हाँ बोला है उसने अपनी तरफ से रूल बताया, उसको लिखा हुआ है ना। बी रिस्पेक्टफुल व्हेन द टीचर इज टॉकिंग, यूज जेंटल वर्ड्स, बी रिस्पेक्टफुल टू योर क्लासमेट्स, बी अ गुड फ्रेंड, मेक गुड चॉइसेस, इसके ऊपर लिखा हुआ है। आई शेयर पीडीएफ विथ यू। तो इस तरह से जब बच्चों के साथ मिलकर रूल बनाएंगे ना तो बच्चों को पता होगा कि हमको इस क्लास में क्या करना है क्या नहीं करना, उनका अपना भी कंट्रीब्यूशन है रूल्स बनाने में, कि हम तो ऐसा करते हैं ना क्लास में, ये सही है ना ये गलत है ना। दे शुड नो कि क्या सही है और क्या गलत है क्लास के अंदर। ठीक है। तो बच्चों के साथ मिलकर रूल बनाइए। और एक रिक्वेस्ट है टीचर्स, कभी भी क्लास में किसी भी चीज के लिए हम नेगेटिव वर्ड यूज ना करें,
क्या होता है, आप यदि मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हैं तो नहीं, वर्ड किसी के समझ में नहीं आता है, लेकिन जो बोला है, जैसे आप बच्चों से बोलिए कि सोफे पे कूदो मत, तो वो मत उनको समझ में नहीं आएगा, फिर सोफे में कूदना वो पूरा वर्ड दिमाग में प्रोसेस हो गया। आप मत बोलो लेकिन वो सोफे में कूदना वो उनके दिमाग में आया है तो वो कूदेंगे। इससे आप बोलो कि सोफा बैठने के लिए यूज होता है, तब उनके दिमाग में आएगा कि सोफा बैठने के लिए यूज करता है। सो नेगेटिव वर्ड्स या नेगेटिव चीज जो हम नहीं चाहते वो हमको बोलना भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ डोंट मेक नॉइस, यू से साइलेंस प्लीज, कीप योर माउथ शट, है ना, मेंटेन साइलेंस, ओपन योर बुक। आप जस्ट उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए उनको करना क्या है। ओपन योर बुक, लिसन टू मी, लुक एट द बोर्ड, पे अटेंशन हियर, कैन आई टेक योर अटेंशन। आप क्वेश्चन पूछिए, कैन आई टेक योर अटेंशन। बच्चे हाँ बोलते हैं, लिटरली बच्चे हाँ बोलते हैं। मैं जब ये वर्ड क्लास में यूज करती हूँ ना, मैं एक बार ऐसा हुआ, अभी पिछले हफ्ते की बात है, प्रॉक्सी में चली गई मैं क्लास में। उस दिन बच्चों का पीरियड नहीं था, दे वर नॉट हैविंग बुक। तो मुझे देखते ही थोड़ा सा, एक तो प्रिंसिपल आ गए, पढ़ाने आते अच्छा लगता है, लेकिन उनका पीरियड नहीं है और आ गए प्रॉक्सी लेने, प्रिंसिपल आए तो थोड़ा सा बच्चे झेप जाते हैं। देन मैंने कहा मुझे वो लेसन कंप्लीट करना है, मैडम हम बुक नहीं लाए। देन आज दिमाग लायो, कान लायो, तो बोलते यस। मैंने कहा कैन यू पे अटेंशन टू मी व्हाट आई से, तो बोलते यस। मैंने कहा फिर अब पूरा पीरियड मुझे सुन लो, खाली सिर्फ मुझे सुन लो, बहुत हो जाएगा। सो दे, मतलब वो मेंटली तैयार हो जाते हैं कि हाँ अब हमको भले कुछ भी है सुनना है। तो यू आस्क देम। तो जब भी आप कोई वर्ड यूज करते हैं, इट शुड नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। डोंट एंटर विदाउट परमिशन की जगह एंटर विद परमिशन ज्यादा बेटर लगता है, नहीं? यस और नो? हाँ, यस एक और मैम। चीज होती है, एक रूल होता है 3-2-1। ओके, थैंक यू। 3-2-1 रूल क्या होता है? जब भी आप कोई लेसन कंप्लीट करते हैं या क्लास कंप्लीट करते हैं, आप बच्चों से पूछिए टेल मी 3 थिंग्स यू लर्न टुडे। 3 चीजें बता दो जो आज आपने सीखी है। हम जब क्लास में बताते हैं बहुत सारी बातें होती है ना। तो टेल मी 3 थिंग्स विच यू लर्न, तो वो आपने जो पढ़ाया है ना वो प्रोसेस कर लेंगे दिमाग में, ठीक है। देन स्टिल 2 क्वेश्चन नॉट आंसर्ड, मतलब 2 चीजें अभी भी आज के टॉपिक के बारे में जो आपको समझ में नहीं आई। पूरी क्लास में से कम 2 चीजें ऐसी निकल ही आएगी कि जो चीज उनको नहीं समझ में आई। हम कोई चीज साइंस में बता रहे तो किसी और चीज से रिलेट करके कोई क्वेश्चन उनके दिमाग में आया होगा, सो दे विल इमीडिएटली आस्क। एंड वन एस्पेक्ट ऑफ द क्लास विच यू एंजॉयड, कोई एक चीज जो आपको बहुत अच्छी लगी। हर क्लास के बाद या हर चैप्टर के बाद आप एक बार पूछिए। इससे क्या होगा, बच्चे कितना समझे, बच्चे क्या सोच रहे हैं, किस चीज से कनेक्ट कर रहे हैं और किस चीज को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आप उस सारी चीज का अंदाजा एक ये 3-2-1 रूल से लगा सकते हैं, है ना। 3 थिंग्स यू लर्न, 2 क्वेश्चंस स्टिल नॉट आंसर्ड, और 2 थिंग्स यू नॉट डिड नॉट अंडरस्टैंड, कोई भी हो सकता है। एंड 1 थिंग यू एंजॉयड मोस्ट, जो भी आज आपको अच्छा लगा हो, किसी और का कुछ बोलना भी अच्छा लगा हो तो लेट इट बी। तो ये 3-2-1 रूल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रूल्स। अभी रूल्स क्या होना चाहिए, मैंने जैसे पहले कहा बच्चों के साथ मिलके रूल्स बनाइए, है ना। रूल्स अपने बहुत सिंपल रखिए, बच्चों को समझ आने चाहिए और इजीली फॉलो कर सके ऐसे होने चाहिए। कभी भी ऐसे टफ रूल, मतलब लेवल इतना हाई मत कर दो कि बच्चे उसको अचीव ही ना कर सके। जैसे इसमें सामने बताया है, हमेशा रूल्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, मतलब उसका चार्ट बना दो, उनसे लिखवा दो, बोर्ड पे लिख दो, कुछ भी कर दो, कहीं पे लिख जाए, कहीं पे कुछ हो जाए, या बच्चों को बोल दो आप नोट कर लो, कहीं रूल्स नोट हो जाए तो दैट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। इसमें स्टूडेंट का राइट होना चाहिए रूल्स बनाते वक्त, उनका एक मतलब परमिशन तो नहीं बोलते पर कंसेंट ले लेना चाहिए। आप अग्री हो ना इस रूल के लिए, दे शुड ऑल्सो अग्री, तो दे विल मतलब अपने आप विलिंग हो जाएंगे उसको फॉलो करने के लिए। देन क्लासरूम का आपका एक तरीका होना चाहिए कि हमारे क्लास में ये चीजें इस तरीके से होती है। पेंसिल शार्प करना है बच्चे को, यदि कुछ पेन नहीं है कुछ है, हमारे यहाँ पे हर क्लास के अंदर क्या होता है, टेबल के ऊपर एक मतलब पेन कॉर्ड रखा होता है, उसमें
बहुत सारी पेन पेंसिल सब कुछ रखा होता है, किसी के पास नहीं है तो दे कैन कम एंड टेक एंड यूज, और फिर उसको यूज करके वापस रख सकते हैं। तो कुछ एक रूल्स मतलब क्लास के अंदर कुछ एक अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जहां बच्चे कुछ जो नॉर्मल चीजें हम रोज फेस करते हैं कि आज कंपोज भूल गए, आज ये नहीं है वो नहीं, उन इश्यूज को हम साइड बाय कर सके। तो ऐसी कुछ चीजें हमको अरेंज कर लेनी चाहिए बच्चों के साथ में। तो ये अपने रूल्स के अंदर कुछ चीजें हम बना सकते हैं, क्लास के अंदर कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से कर सकते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। कुछ है क्लासरूम रूल्स के लिए, कुछ एग्जांपल्स हैं, अच्छी चीजें हैं यूज करने के लिए। लेफ्ट साइड जैसे क्लासरूम रूल्स आप जो देख रहे हैं, है ना। कम टू क्लास ऑन टाइम, जनरली रिसेस के बाद बच्चे का ये प्रॉब्लम होता है ना, रिसेस से बाहर चले गए ये गए तो 5 मिनट तक देर तक आते हैं, या खेल के आ रहे हैं तो उनको टाइम लगता है। तो हमेशा उनको पता होना चाहिए कि हम कहीं भी कुछ भी है, बैल बजी मतलब हमको क्लास में प्रेजेंट हो जाना है। बी रेडी टू लर्न, बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, है ना, ट्राई न्यू थिंग्स। बहुत सारी चीजें हो सकती है, इस तरह से रूल्स आप लिख के लगा सकते हैं। अभी राइट साइड वाला है, आप उसको देखिए। उसमें बहुत सिंपल चीज बहुत अलग तरीके से लिखा है। वाई डू वी नीड क्वाइट, हमको क्यों चुप रहने की जरूरत है, कब चुप रहने की जरूरत है। तो टू कॉन्सेंट्रेट एंड कंप्लीट द वर्क, टू हियर वॉट अदर्स हैव टू से, सो ऑल स्टूडेंट कैन लर्न, हम चुप क्यों रहेंगे, ताकि हम सुन सके सबको, हम सीख सकें, कुछ दूसरों को आराम से सुन सकें। एंड व्हेन डू वी नीड टू टॉक, हमको बात कब करने की जरूरत है, ये भी क्लास में क्लियरली डिफाइन हो जाएगा। वाइल एक्सप्लोरिंग आइडियाज, जब हम कुछ नए आइडियाज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको बात करना जरूरी है। व्हेन वर्किंग एज अ ग्रुप, जब हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तब हम बोलने के लिए अलाउड है। व्हेन शेयरिंग और रिफ्लेक्टिंग और गिविंग फीडबैक, जब हम फीडबैक दे रहे हैं या कुछ शेयर कर रहे हैं या कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, अपने व्यूज बता रहे हैं, तो दिस इज द टाइम वी कैन टॉक। उनको पता होना चाहिए कब चुप रहना है, क्यों चुप रहना है, कब बोलना है और क्यों बोलना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। नीरज जी प्लीज इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। एक और प्रॉब्लम होता है क्लास में कि कुछ बच्चे हैं जो पहले लिख लेते हैं, होशियार है, दे फिनिश देयर वर्क वेरी फास्ट, देन व्हाट टू डू। एक इसके लिए बहुत अच्छा चार्ट है, हम बना के रख सकते हैं। व्हाट डू आई डू व्हेन आई एम डन, मैं क्या करूं जब मैंने अपना काम खत्म कर लिया। एक चार्ट बना हुआ है, बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। फ्री ड्रॉ, फ्री है, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मेक अ कार्ड फॉर समवन, किसी के लिए कार्ड बना सकते हैं। शेयर योर वर्क एंड गेट सजेशन फ्रॉम अ फ्रेंड, जिस फ्रेंड का खत्म हो गया है उसके साथ आप बता सकते हैं कि मैंने ये लिखा, स्पेल चेक कर दो, कुछ गलती है बता दो। क्लीन अप, क्लासरूम में बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारे काम होते हैं, उसमें हेल्प कर सकते हैं। कुछ बुक्स अरेंज करना है, कुछ काम करना है ना। चूज एन एक्टिविटी फ्रॉम द आर्ट बॉक्स, क्लासरूम में आर्ट बॉक्स रखा है, उसमें से कोई एक्टिविटी चूज करके वो कर सकता है। हेल्प विद द टास्क इन द रूम, क्लास में जिसको हेल्प की जरूरत है आप उसको हेल्प कर दीजिए। हेल्प अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड के पास बैठ जाइए, उसका काम इनकम्प्लीट है तो करवा सकते हैं। या रीड, आप रीडिंग कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो सकती है। तो एक इस तरह से यदि चार्ट बना के रखा है तो बच्चे को आपके लिए भी इजी हो जाएगा कि इसमें से क्या करना है, चूज कर लो। तो एक वो इशू होता है ना कि हम क्लास कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं, इनकम्प्लीट वालों का क्या करें। एक दूसरा राइट साइड वाला दिख रहा है, गिव मी 5, है ना, बच्चों की एक आदत होती है, गिव मी हाई 5। करते हैं आप कभी, या आपने देखा है बच्चों को, जनरली वो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करते हैं हाई 5। तो व्हाट हाई 5 इज देयर इन द क्लास। फर्स्ट इज स्टॉप टॉकिंग और स्टॉप डूइंग एनीथिंग, लिसन, क्वाइट, लुक एंड सिट। ये क्लास का हाई 5 है। जब टीचर दिखा रहे हैं हाई 5, एट दैट टाइम दे हैव टू स्टॉप वॉट एवर दे आर डूइंग। उनको टीचर को सुनना है, चुप रहना है, टीचर जो कर रहे हैं वो देखना है और बैठ जाना है जहां खड़े हैं, कुछ कर रहे हैं बस टीचर को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ये एक नियम बता दो एक बार कि हमारे क्लास में हाई फाई का मतलब ये होता है, टीचर ने जब हाथ दिखाया, हाई फाई किया, टीचर जस्ट बोले हाई फाई, तो एवरीबडी शुड नो कि उनको क्या करना है। तो ये एक बहुत इजी तरीके होते हैं, थोड़े से मतलब क्रिएटिव तरीके हैं क्लास को कंट्रोल करने के। ठीक है। आ, अभी जो मेरे ऊपर पॉइंट्स चल रहे थे उसमें नेक्स्ट पॉइंट है रूटीन, दिनचर्या। आपकी दिनचर्या एक तय होनी चाहिए सारे दिन में, हम मतलब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे।
क्लास के अंदर भी आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए कि हम पहले ही 5 मिनट में हम किसी बात पर डिस्कशन करते हैं, अगले 20 मिनट 25 मिनट हमारा काम होता है या लिखना या पढ़ाना या समझाना, लास्ट 5 मिनट फ्री टाइम है। जैसे मेरे क्लास में होता है कि लास्ट 2-3 मिनट उनको फ्री, स्टार्टिंग के 2-3 मिनट उनको फ्री होते हैं कि दे कैन आस्क। मैं जाने से पहले यदि किसी को कुछ बोलना है, कोई खड़े हैं कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, देन एट लास्ट दे विल गेट चांस किसी और बारे में कुछ भी बोलना है। या मेरे तो मतलब ये होता है, कुछ एक बच्चे हैं जो एवरी टाइम मैं क्लास से बाहर निकलूंगी दे विल लीव द क्लास एंड कम बिहाइंड मी कि मैडम इसका क्या उसका क्या, दे आर हैविंग ऑलवेज क्वेश्चन। तो उनको पता होना चाहिए कि क्लासरूम के रूल क्या है। तो हमारा एक रूटीन तय होना चाहिए कि किस तरह से हम काम करेंगे। देन नेक्स्ट इज रिवॉर्ड, पुरस्कार। पुरस्कार और दंड दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप लोग बच्चों को कभी कुछ पुरस्कार देना है तो क्या करते हैं उनके साथ? इन केस यू वांट टू अप्रिशिएट, आप किस तरीके से अप्रिसिएशन देते हैं? थोड़ा सा कोई कुछ तरीका बताएगा मुझे? मैम सबके क्लास में उसको खड़ा करके सबसे तालियां बजवाते हैं, वेरी क्लैपिंग गुड। करवाते हैं। ओके, वेरी नाइस। और और चॉकलेट देते हैं और क्लैप करवाते हैं। मतलब जैसे अच्छा कैसे उसको चॉकलेट मिलती बाकी को नहीं मिलती है? नहीं नहीं, कोई कंपटीशन रखेंगे ग्रुप में अच्छी हैंड राइटिंग ओके। वगैरह के लिए, ओके, उसमें जो। वेरी नाइस, वेरी गुड। थैंक यू जी। मैम। और मिस, कागज जी, के ब्रेसलेट बना के बच्चों को दे दे, जो साइलेंट रहेगा, जो अच्छा राइट करेगा, जो सुनाएगा, उनके लिए अलग अलग प्रकार के। क्या होता है उसमें? उसमें मैम लिखते हैं, जैसे जो साइलेंट रहेगा, बात नहीं करेगा, जो बताएंगे वो सुनेगा, और जो राइट अच्छा करेगा, स्पेलिंग लर्न करके जल्दी सुनाएगा, उनको उनके अनुसार ब्रेसलेट बनाते हैं और फिर वो पहनाते हैं हाथों में सब बच्चों के सामने, और फिर क्लैप करवाते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। हम लोग कॉइन देते हैं। क्या देते हैं? कॉइन पॉइंट देते हैं। ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है। इसके अलावा जनरली क्लास में नोटबुक में कुछ अच्छा किया है तो आप लोग स्टार वगैरह देते होंगे, वेरी गुड देते होंगे, यू मस्ट बी डूइंग, है ना? तो एनकरेजमेंट, एक 2-3 वर्ड शाबाशी के, कुछ अच्छा बोलने के, आपको पता है ना? कुछ ऐसा होना चाहिए जो पूरी क्लास को इंस्पायर करे। किसी एक ने कुछ अच्छा किया है तो उसको सबको दिखाना। हम ये इसके लिए पीछे साइकोलॉजिकल रीजन यही होता है, एक की यदि तारीफ मिले तो वो दूसरे बहुत सारे लोगों के लिए एक मतलब वो बन जाता है प्रेरणा कि उसने किया है, उसको यदि ये मिला है तो ये हमको भी मिल सकता है। तो वो एक करता है, इससे बच्चों का सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होता है, अपने बारे में जो उनकी सोच है ना उसमें बदलाव आता है। रीइंफोर्समेंट होता है। मतलब एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक मतलब कभी कभी हमारा मतलब कुछ जो तो मतलब बोलते हैं ना उसके इम्पैक्ट कितने लंबे होते हैं वो हमको बहुत टाइम बाद से पता चलता है। एक क्लास में मैं आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करी थी वीकली टेस्ट के, तो एक बच्चे का आया, उसके मार्क्स मतलब आउट ऑफ 25 इट वॉज 11-12 समथिंग। तो मैंने देखा, देन मैंने उसकी तरफ देखा, देन आई टोल्ड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू बेटा। उसको इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। उस बात को शायद 6-8 महीने या साल भर हो गया, उसके बाद उसने बहुत टाइम बाद कभी कुछ और बात चल रही थी तो बोलता आपसे वो वर्ड नहीं सुनना, आप कुछ और बोलना। मैंने कहा क्या नहीं सुनना, कौन सी बात, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? तो बोलता उस दिन आपने जब मेरे मार्क्स देखे थे मुझे आंसर शीट देते हुए ऐसा बोला था, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बोले आपने मेरे लिए जो एक्सपेक्टेशन बढ़ा रखे ना अभी मुझे उसको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यदि आपके रिमार्क्स मतलब नो डाउट इट वाज नेगेटिव, उसके कम थे मार्क्स मुझे, बट वो चीज पॉजिटिवली जाती है, उसका इम्पैक्ट कितना लंबा होता है। आप सोचिए, मैंने उसको डांटा नहीं है बट आई जस्ट टेल कि मैंने ये बोल के कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, मतलब मैंने उसको ये बताया कि मेरी तुमसे एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा की है। उसने इस बात को उसी तरीके से लिया था। वो चीज उसको मतलब वो लगा कि मुझे क्यों सुनना पड़ा, मैडम आप फिर से ऐसा बोलना मत मुझे, मतलब अपनी तरफ से भी वो हमेशा ये तैयारी करता है, ये कोशिश करता है कि कभी ऐसा ना हो कि मैं उसको बोलूं। यदि क्लास में अभी वो 7th में है, मैं यदि क्लास में कभी पूछूं कि किसी को ये आता है तो वो पहले सोचेगा, गलत भी आता है तो ही विल रेज हैंड कि ये ना बोले
मैं बच्चों को बोलती हूँ आप गलत बोलोगे चलेगा, लेकिन नहीं बोलोगे नहीं, तो वो गलत तो गलत आता है, तो हाथ ऊपर करता है, देन ही ट्राइज टू गिव आंसर। तो वो एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है बच्चों के लिए कि हमसे उम्मीद है और हम उस कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर खरा उतरने की। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। जैसे अभी इन्होंने कहा ब्रेसलेट बनाते हैं, कुछ बेजेस बनाते हैं, ऐसे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। नीरज जी, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलिए। कुछ चीजें ऐसी हैं हम जो क्लास के अंदर काफी सारी चीजें कर सकते हैं, इससे नेक्स्ट पे चलेंगे। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल मेरे पास हैं, कुछ हम ऐसे। नीरज जी प्लीज इससे नेक्स्ट पे चलिए। हम कुछ टिकट्स बना सकते हैं। जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहे हैं प्राउड ऑफ योर टिकट है, उसके ऊपर लिखा है क्यों, वो भी लिखा हुआ है शेयर्ड और गिव समवन अ कॉम्प्लीमेंट और काम डाउन अप्रोप्रिएटली यूज्ड हिज और हर वर्ड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप कुछ भी लिख सकते हैं कि बच्चे ने क्या किया है, उसके ऊपर टिक कर दीजिए कि भाई ये क्यों मिल रहा है उसको। अभी ये टिकट का क्या यूज है? उस टिकट का यूज ऐसा है, क्लास के अंदर जिस बच्चे के पास ये टिकट है उसको कुछ प्रिविलेज मिलते हैं। जब हम बहुत सारे लोगों के ओपिनियन होते हैं, तो यदि उसने टिकट यूज की, उसने टिकट दे दिया, मतलब उसकी बात मानी जाएगी। ही इज द विनर, आज का किंग वो है, उसकी मर्जी चलेगी। जैसे हम बर्थडे बॉय के साथ करते हैं ना, उसका बर्थडे वो जैसा बोले वैसा, तो जिसके पास टिकट है वो बोले वैसा। तो वो टिकट वो लोग अलग अलग टाइम पे यूज कर सकते हैं, खेलने के लिए, जाने के लिए, फ्री टाइम लेने के लिए, या क्लास में अपनी मर्जी से कुछ करवाने के लिए। तो गिव देम टिकट और उसका यूज होगा। तो आप उसको बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। उस टिकट को खेलने जा रहे हैं तो फर्स्ट चांस उसको मिलेगा, या ही विल बी द फर्स्ट प्लेयर, जो भी मिल सकता है उसको आप दे सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे बैजेस बना सकते हैं। ये जो बैजेस हैं उसके ऊपर लिखा हुआ होता है द बेस्ट राइटर, है ना, क्लीन डेस्क अवार्ड है, बेस्ट हेल्पर अवार्ड है, ग्रेट फ्लुएंसी अवार्ड है, मैथमेटिशियन अवार्ड है, साइंस अवार्ड है। आप लैंग्वेज का, साइंस का, वॉट एवर यू कैन यू वांट टू गिव, आप ऐसे बैजेस बना दीजिए। कुछ नहीं, सिंपल इसको उस पे काट लीजिए शीट के ऊपर, ऊपर से सेलो टेप चिपका दीजिए, पीछे से एक सेफ्टी पिन लगा दीजिए। आज दिया, शाम को जाते वक्त उसको वापस क्लास में टेबल पे रख के जाना है। दे आर नॉट सपोज टू टेक होम, इट इज फॉर वन डे। लेकिन वो सारा दिन लगा के घूमेगा, सब क्लास में सबको बताएगा, बट इन द इवनिंग ही हैज टू सपोज गिव इट बैक। शाम को जाने से पहले उसको वापस कर देना है, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ऐसे ही कुछ है, जैसे इन्होंने बताया ब्रेसलेट बहुत सिंपल चीज होती है। शीट लंबी काटिए, उसमें दो अपोजिट साइड से कट मार दीजिए, तो वो सेटल हो जाता है, लॉक हो जाते हैं। तो इस तरह के बैजेस बना सकते हैं, ब्रेसलेट बना सकते हैं। ब्रेसलेट के ऊपर स्पेलिंग सुपरस्टार, है ना, आई एम ऑसम राइटर, या आई एम होमवर्क हीरो, कुछ ऐसे बढ़िया से स्लोगन बना के उनको दे सकते हैं। तो वो हाथ में पहन सकते हैं, दे विल शो इट, बहुत सारे तरीके। बट उसके ऊपर जो वर्ड लिख रहे हैं ना वो थोड़ा सा हैवी होने चाहिए कि बच्चे को थोड़ा सा फील हो। इस तरह के ब्रेसलेट यूज कर सकते हैं हम। इसके अलावा जो राइट साइड आप देख रहे हैं, एक रिवॉर्ड चार्ट लगा सकते हैं आप, है ना। उस चार्ट के अंदर जैसे इसमें मंथ वाइज किया हुआ है, पर मंथ स्मार्ट राइटर है, स्टार स्टूडेंट है, रॉकेट रीडर है, यंग शेक्सपियर, किसी ने बहुत कुछ अच्छा लिखा है। आप अलग अलग कैटेगरी में लिख सकते हैं, और हर एक के ऊपर बच्चे का नाम लिखा होगा। उसके ऊपर सेलो टेप लगा दीजिए, स्केच पेन से नाम लिख दीजिए, इट इज रिमूवेबल। आप बहुत सालों तक सेम बोर्ड यूज कर सकते हैं। तो जिस बच्चे ने जैसा परफॉर्म किया अकॉर्डिंगली बोर्ड पे उसका नाम आ सकता है। तो ये बोर्ड पे नाम को भी इंस्पिरेशन बनता है। एक और बोर्ड है वॉ बोर्ड। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। एक क्लास के अंदर आप वॉ बोर्ड मेंटेन कर सकते हैं। इसको थोड़ा जूम इन करेंगे प्लीज। इसमें क्या होता है, एक तरफ मतलब ये ग्रिड बन रहा है, 1 से 10 तक इधर लिखे हैं, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ABCD लिखा है, ठीक है। अभी बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, बच्चे को बोलिए जाके उस बोर्ड पे किसी भी ब्लॉक में अपना नाम लिख के आ जाइए। बच्चा अपने हाथ से अपना नाम लिख देगा, ठीक है। अभी क्लास में जितनी बार उसने जो किया, उसको जहां मर्जी है जो खाली है ब्लॉक उसमें लिख दिए। जब पूरा ये भर गया, फिर हम क्या करेंगे,
एक लकी ड्रॉ करेंगे। उस लकी ड्रॉ में क्या होगा, एक बाउल के अंदर अल्फाबेट्स होंगे, एक बाउल के अंदर नंबर होंगे। टीचर या कोई एक बच्चा एक अल्फाबेट एक नंबर चूज करेंगे, उसको हम निकालेंगे। ठीक है। अभी सपोज वो निकला B6, तो बी वाली रो में 6 नंबर पे जिसका नाम है, ही इज द विनर। गॉट इट। ये एक थोड़ा सा लकी ड्रॉ टाइप रहेगा। बच्चे हमेशा कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा जगह पे नाम आ जाए कहीं उतने चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी होगा ये। जिसका नाम आया ही इज द विनर। फिर आप उस विनर के लिए क्या प्राइज हो आप अपने क्लास में डिसाइड कर सकते हैं। ही विल बी मॉनिटर फॉर 6 days, ही विल बी कैप्टन ऑफ द टीम, वॉट एवर आप उसको किस तरीके से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो एक ये वाउ बोर्ड एक अच्छा तरीका है। बहुत सारा आपको कुछ एफर्ट नहीं लगाना है, सिर्फ एक बोर्ड बना देना है, तो पूरी क्लास काफी सारी चीजें अपने आप अंडर कंट्रोल हो सकती है। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं रिवॉर्ड के। अभी एक चीज पूछना चाहूंगी, आप में से कितने लोग हैं जो बच्चों की जो ऐसी कोई कामयाबी है उसको पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं? डू यू शेयर विद पेरेंट कि आपके बच्चे ने क्या किया? प्लीज नेक्स्ट पे मिस, चलिए नीरज जी। हम लोग जब कोई बच्चा अच्छा काम करते हैं ना तो उस पे ग्रुप पे शेयर कर देते हैं और पेरेंट्स को पता चलता है। ओके, वेरी नाइस। अच्छी आदत है ये। पर जनरली हम लोग बहुत सारी अच्छी बातें पेरेंट्स तक नहीं पहुंचाते हैं सारी। ठीक है, हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, हम जब भी कुछ अच्छा बच्चा करता है ना, वी शुड नोट इट डाउन, और पेरेंट्स तक यदि वो बात पहुंचे। हम लोग क्या करते जनरली, बच्चों ने गलतियां की तो हम उन गलतियों को तो पेरेंट्स को तुरंत कॉल करके बताते हैं, आज आपके बच्चे ने ऐसा किया, आज आपके बच्चे ने वैसा किया। लेकिन जब कोई उनकी अचीवमेंट होती है तब उनके तक कोई एक फोन कॉल चला जाए। आप एज अ पेरेंट सोचिए कि आज आपके बच्चे स्कूल से फोन आया कि आपके बच्चे ने बहुत अच्छा किया, कैसा फील आएगा आपको? ये एक होना चाहिए। यदि हम कंप्लेन जिस तरीके से पहुंचाते हैं उस तरीके से अप्रिसिएशन भी बच्चों के पेरेंट्स तक पहुंचे। जैसे मेरे यहाँ बच्चे इसमें गीता श्लोका चैंटिंग थी, तो वो लोग स्टेट लेवल पे जीत के आए। देन उनको नेशनल के लिए जाना था। स्टेट लेवल पे जब जीत के आए, मैंने पर्सनली पेरेंट्स को कॉल लगाए। यू डोंट बिलीव, पेरेंट्स इतने खुश हुए। बोलते हैं मैम हमारा बच्चा जिसको एक संस्कृत अभी तक पढ़ा नहीं है, उसने उसने पूरा अध्याय लर्न कर लिया और वो स्टेट लेवल पे बेस्ट आए हैं, फर्स्ट सेकंड प्राइज लेके आए। दे वर सो हैप्पी। तो और जब मेरा फोन गया तो उनको वो और ज्यादा अच्छा लगा कि आप ये एफर्ट डाल रहे, एटलीस्ट आपने कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फोन किया। सो कोशिश करिए कि प्रेज जो है वो पेरेंट को भी अच्छे तरीके से मिले, उन तक पहुंचे। ठीक है। अभी 5 P's फॉर क्लासरूम। क्लासरूम के लिए 5 P है। प्रॉम्प्ट, शीघ्र। आपको हर चीज में प्रॉम्प्टनेस दिखानी, इमीडिएट करना है ना। ऐसा बोलते हैं डॉक्टर और टीचर दो लोग ऐसे हैं जिनके पास लिमिटेड टाइम होता है ना। यदि टाइम निकल गया तो जिंदगी बदल जाएगी किसी की, कोई जिंदा रहेगा कोई मर जाएगा। बच्चों के पास भी लिमिटेड टाइम होता है क्योंकि उनकी जो ग्रोथ पीरियड है वो बहुत फास्ट चलता है। यदि उस टाइम पे उन्होंने नहीं सीखा, उन्होंने लेट कर दिया, हमारे पास 1 साल होता है, कोर्स तय होता है, इतना चीजें उनको आ जानी चाहिए, है ना। यदि हम उससे चूक गए तो बच्चे के हमेशा के लिए वो चीजें पीछे हो जाएगी बच्चों की। तो प्रॉम्प्टनेस दिखानी चाहिए। उसके बाद प्रॉम्प्टनेस कहाँ कहाँ दिखानी है, बच्चों के मार्क्स देने में, उनके आंसर शीट चेक करने में, उनके बिहेवियर को या तो अप्रिशिएट करने में या उसको कंडेम करने में। उन्होंने यदि कोई गलती की है तो भी बताने में देर मत करिए, इमीडिएटली उसको बताइए, यू हैव मेड दिस मिस्टेक, इट शुड नॉट हैपन एंड दिस इज वेरी गुड, यू कैन डू इट अगेन, कीप इट अप। ये दोनों चीजें इमीडिएट बताना, उसके लिए इंतजार करना नहीं चाहिए। ठीक। देन प्रिपरेशन। एज अ टीचर आप लोग क्लास में जाते हैं, नेचुरली प्रिपेयर्ड जाते होंगे। आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं, कल क्या करना है उसका आप आज लिखते हैं, यस और नो? यस मैम। ओके। सो वे दिस वे आप लोग प्रिपेयर होके जाते हैं, मेंटली हम प्रिपेयर होते हैं। इसके अलावा फिजिकली भी प्रिपेयर जाना है। फिजिकली मीन्स
इनकेस आज आपको कुछ बताना है, कुछ करवाना है, तो वो चीजें उसके पहले से आपके साथ होनी चाहिए। यू शुड कैरी दोज थिंग टू क्लास, है ना। आप यदि आप एक दिन पहले लिखते हैं, प्लान बनाते हैं, तो नेक्स्ट डे आपको पता होता है कि मुझे इस क्लास में जाना है, तो मुझे ये इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आप जब जाते हैं तो ये चीजें अपने साथ में रखिए, ठीक है। सॉरी, आपका एजेंडा एक तैयार होना चाहिए कि मुझे इस हफ्ते में इतनी चीजें कंप्लीट करना है, आज की क्लास में मुझे इतना काम करना है। एंड बच्चों को भी पता होना चाहिए, आप प्रिपेयर्ड है। यदि आपका एजेंडा तैयार है तो बच्चे अपने आप मेंटली उसके साथ प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ ये चैप्टर लंबा है लेकिन हम इसको 2 दिन में खत्म कर लेंगे, मैं उनको मेंटली उनके दिमाग में डाल देती हूँ कि ये 2 दिन में चैप्टर खत्म हो, या मतलब आधा चैप्टर आज के दिन में हो जाना चाहिए। तो फिर क्लास में कोई फालतू बातें, फालतू डिस्कशन नहीं हो पाते। दे ऑल्सो, वो भी अपनी तरफ से, मैडम हाँ चलो इतना पैराग्राफ और कर लेते हैं, फिर कल हमको खत्म करना है, तो वो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, है ना। देन दे शुड बी प्रिपेयर्ड हाउ टू टॉक टीचर, या हाउ टू से क्वेश्चंस, दे शुड नो। बच्चों को भी पता होना चाहिए हम ये चैप्टर करवाने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन उनके दिमाग में भी होंगे, तो दे शुड ऑल्सो प्रिपेयर। कल हम ये चैप्टर करेंगे तो बच्चे दूसरे दिन वो तैयारी से आए, उनके पास उनके क्वेश्चन रेडी हो, ताकि आप उनके क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो जब हम करते हैं, इट इज टू वे मेथड, तो दोनों के पास चीजें रेडी हो, ठीक है। उत्पादक, प्रोडक्टिव, क्लास में प्रोडक्टिव कैसे बनेंगे? क्लास में सिर्फ टीचर प्रोडक्टिव नहीं बनता है, बच्चे भी प्रोडक्टिव होते हैं। एक तो हम जब इंटरेक्टिव रहेंगे बच्चों के साथ, बच्चों को भी पता है क्या करना है, हमारा डिस्कशन है, देन दे विल बी प्रोडक्टिव। जब भी आप उनको असाइनमेंट देते हैं तो ओपन एंडेड दीजिए, मतलब लिमिटेड नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से बनना है। सारे लोग वाटर साइकिल बनाएंगे तो सबका वाटर साइकिल एक जैसा बनेगा। उनके पास कुछ क्रिएटिव के लिए कुछ मौके छोड़िए, कुछ ऐसी चीजें ढूंढिए उसमें से कि क्या क्या चीजें हो सकती है। आधी क्लास को कुछ अलग दीजिए, आधी क्लास को कुछ क्रिएटिविटी का मौका छोड़िए, ओपन एंडेड छोड़िए, उनके अपने लिए कुछ हो, सोचने के लिए, कुछ करने के लिए। हमेशा बच्चों के साथ इंटरव्यू लेते रहिए, उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी तो आपको उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि व्हाट हेल्प यू टू फोकस, आपको किस चीज से ज्यादा आप कंसंट्रेट कर सकते हो, आपका ध्यान लगेगा, या व्हाट आइडिया विल वर्क मोर फॉर यू, कौन सा तरीका आपको ज्यादा बेटर लगता है। जैसे मैं पूछती हूँ, पहले मैं रीड करूं फिर आप लोगों को समझाऊं, या मैं थोड़ा सा पहले आपको आइडिया दे दूं देन यू विल रीड। छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। मेनी टाइम्स यू हैव टू चेंज योर वे, तो आप उनसे पूछ लीजिए किस उसमें वो लोग कंफर्टेबल है ज्यादा। विच एक्सरसाइज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर, इससे ज्यादा समझ आया, उससे ज्यादा समझ आया। मैं मतलब ऑब्जेक्टिव करते हैं तब, जब बच्चे आंसर देते हैं गलत करते हैं तो फिर समझ में आता है कि हाँ या नहीं। फिर किसी और से पूछ लो, फिर अच्छा आपको पहले नहीं समझ आया था, अब समझ आया। तो वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द स्टूडेंट, यू आस्क क्वेश्चन फ्रीली टू स्टूडेंट्स। उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने तो हमको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। एंड बी मोबाइल इन क्लास, मतलब कभी भी टीचर क्लास में कुर्सी लेके एक जगह बैठा नहीं होना चाहिए। टीचर शुड बी मूविंग इन द क्लास, हर एक बच्चे से आई कांटेक्ट। और बेंचेस के पीछे से घूमना, बच्चा सिर्फ आपको आपके आगे नहीं देखे, आप बच्चों को पीछे से देखे। सो व्हाट दे आर डूइंग यू विल कम टू नो। अपनी क्लास को कंट्रोल में रखना है, तो आप यदि क्लास में मूविंग है तो ही क्लास आपके कंट्रोल में रहेगा, वरना मुश्किल है। नेक्स्ट इज पी इज पोलाइटनेस, विनम्र रहिए, कितना भी गुस्सा आ जाए आपका वॉल्यूम हाई नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अंडर कंट्रोल। एंड ऑलवेज शांत रहिए, शांति से बात करिए, कितनी भी बड़ी वो हो गई हो। मेरे साथ ये हुआ पिछले वीक, किसी बच्चे ने कुछ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी थी और बहुत ज्यादा उसकी प्रॉब्लम्स थी, ऑफिस में लाए, देन आई टोल्ड वन सेंटेंस ओनली, कल आपके पेरेंट्स के सामने बात करती हूँ। नेक्स्ट डे जब पेरेंट आए देन मैंने सारा शुरू किया, क्योंकि जिस वक्त उसको लेके आए थे मुझे भी सुन के गुस्सा आया था। मैं उस वक्त यदि कुछ बोलती तो उसको लगता है मैडम तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन इन फ्रंट ऑफ पेरेंट जब मैंने ये सारी बातें की, पेरेंट ने भी सुना, उस बच्चे को भी समझ में आया कि मैडम इतनी सारी चीजें मेरे बारे में नोट करके रखते हैं, इतना सारा जानते हैं। मतलब जब बुलाते हैं पेरेंट को तब ऐसा नहीं होता कि एक बात में बुला लिया,
तो उसकी पिछले 15-20 दिन की सारी पूरी मेरे पास जो लिस्ट तैयार थी वो सारी बातें, अच्छा उस दिन ये था, उस दिन ये था। देन वो बच्चा भी, कि मतलब उसको भी फील होता है कि मैं कहीं पे बच नहीं सकता, मेरे लिए कोई पॉइंट नहीं छूटा है बोलने के लिए। देन ही हैज टू एक्सेप्ट। तो यू शुड बी रेडी बट बी पोलाइट इन दैट, कभी भी हार्शली नहीं। मैं जब भी मतलब डांटती हूँ बात करते हुए, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है ना। आई आस्क क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट टू द चाइल्ड, कि आप इस चीज को समझते हो ना, आपने ये जो किया है इसका इम्पैक्ट समझते हो। व्हेन चाइल्ड से यस, आई आस्क पेरेंट कि आपका बच्चा ये समझता है इसके बाद किया मतलब ये गुनाह है, ये गलती नहीं है। कि पेरेंट हमेशा क्या करते हैं उसको, वो अच्छा है, गलती हो गई, ऐसा वैसा नहीं। वो समझता है, इतनी अकल उसमें है और उसने किया है, देन इट इज रॉन्ग। पेरेंट को समझना चाहिए। देन एट द एंड मैं पेरेंट्स से भी बोलती हूँ कि देखिए मैं यहाँ कोई कोर्ट खोल के नहीं बैठी हूँ, मुझे कोई जजमेंट नहीं देना है, बट वी बोथ आर वर्किंग। पेरेंट के साथ भी जब आप बात कर रहे हैं, वी बोथ आर वर्किंग ऑन द चाइल्ड, हम दोनों मिलके करेंगे तब बच्चे में सुधार आएगा। मैं बहुत सारी बातें पेरेंट को बच्चे के सामने बोलती हूँ, बहुत सारी बातें बच्चे को बाहर भेज के फिर पेरेंट को बोलती हूँ। तो हमको पता होना चाहिए कि हमको कौन सी बात पेरेंट से बच्चे के सामने करनी है, कौन सी बच्चे के एब्सेंस में करनी है। तो हमारी पोलाइटनेस के साथ ये सारी चीजें फॉर्मली उनके तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है। पॉजिटिवनेस, आपके जितने भी मतलब सेंटेंस होंगे पेरेंट्स से या बच्चों से, इट शुड बी पॉजिटिव, है ना। ऐसा कहा जाता है जैसे हम लोग ABCDE ग्रेड देते हैं, है ना, या A+A, B+B, C+C, D ग्रेड। तो कोशिश ये करिए कि आप शुरुआत के 2 या 3 ग्रेड यूज करें। उससे नीचे के ग्रेड जब आते हैं ना, तो हम थोड़ा सा चॉइस दे सकते हैं बच्चों को, चलो एक और प्रोजेक्ट दें, आप करके बताओगे, देन विल ग्रेड यू। ये चीज बच्चों को एक मतलब वो देते हैं कि एक चांस मिला है हमको फिर से कुछ नया करने का, हम एक बार और ट्राई कर सकते हैं। लोअर ग्रेड देने के बजाय दोबारा उनको कोई वो देना ज्यादा बेटर है। अग्री और नॉट? यस और नो? आपके लिए पॉसिबल है कि कोई एक प्रोजेक्ट दिया उसको आप दोबारा दे सके, बच्चे को चेंज करके दे सके, उसके लेवल से दे सके, जो उसके अंडरस्टैंडिंग में आया उसके लिए कंफर्टेबल है? इज इट पॉसिबल फॉर यू? यस मैम। ओके, थैंक यू। मुझे सबसे उत्तर चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक और चीज, जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि जो बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम वाले, उसमें यदि छोटा सा भी चेंज है ना, तो उसका अप्रिसिएशन जरूर होना चाहिए। ठीक है। तो कोशिश करिए कि वो जाए। दूसरा, आपको अपनी क्लास को पॉजिटिव बनाना है। तो बच्चों के साथ थोड़े से पार्टी वार्टी, पार्टी मीन्स व्हाट, ये नहीं कि खाना पीने की पार्टी कर रहे हैं। बच्चों के लिए पार्टी क्या होता है, आप उनके साथ 2-5 मिनट कोई जोक बोल दिया, किसी बात पे मतलब कोई क्लासरूम में पढ़ाई के अलावा कोई बात कर दी, कोई सी नई चीज के बारे में बात कर दी, है ना। मैं मेरे बच्चों को बोलती हूँ, मेरे बच्चे बोलते हैं मैडम आपके सिवा कोई टीचर नहीं है जो हमको टीवी देखने का या कोई मूवी देखने के लिए मतलब होमवर्क देते हैं। आई गिव देम होमवर्क, पर मुझे पता होता है मैं उनको क्या देखने, मेरे पास बहुत सारे उनके लिए होता है। जो भी टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड पिक्चर है, कार्टून है, मैं उनको बताती हूँ कि आप इसको इस पे देखना, आप उस पे देखना, यू विल फाइंड। सो दे शुड बी हैप्पी विद दैट। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। क्लासरूम में कंट्रोल के लिए द नेक्स्ट थिंग कि शाला के नियम जाने। क्लासरूम में आपके कंट्रोल कब रहेगा, जब आपके स्कूल के रूल्स है ना। कुछ एक रूल कॉमन होते हैं सबके लिए। स्कूल ने जो नॉर्म्स बनाए हैं वो नॉर्म्स बच्चों को पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि टीचर को नहीं पता होता है कुछ स्कूल के रूल्स होते हैं, तो दैट शुड बी टेकन केयर। ठीक है। अभी इसमें है एक चीज कि प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, बच्चों के साथ थोड़ा सा आपका कनेक्शन, जो हमने स्टार्टिंग में किया, थोड़ा सा कनेक्शन यदि बन जाता है आप, तो आप बहुत सारी चीजें, आप उनसे मिलके रूल बना रहे तो बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, बच्चों के साथ
कितनी चीज की लिबर्टी, हम बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करते, इट डजंट मीन कि वो आपके शोल्डर पे हाथ रख के आपसे बात कर सके। उनको पता होना चाहिए कि हमको किस तरीके से बात करनी, कैसे हम कितनी चीजों की लिबर्टी ले सकते हैं और कितना हमारे कंट्रोल लाइन है, हमारी लाइन हमको कौन सी क्रॉस नहीं करनी है। ये बच्चों के साथ बिहेवियर आपके क्लियर होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आप वो कहाँ तक आपके साथ जा सकते हैं। ठीक है। सिग्नल अटेंशन, क्लास के अंदर कुछ एक सिग्नल आप तय कर सकते हैं कि हम ये इस तरीके से करेंगे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे चलेंगे। सिग्नल, हैंड सिग्नल मेरे उस पे है। जी ये देखिए, इसमें जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, कि इन केस दे वांट टू ड्रिंक वाटर दे हैव टू शो वन फिंगर, दे हैव टू गो टू बाथरूम दे हैव टू शो टू फिंगर, थ्री टिश्यू, ये खैर हमारे लिए नहीं है। फाइव मीन्स क्वेश्चन पूछना है उनको, दे विल शो फाइव, है ना। इन केस दे रिक्वायर पेंसिल दे विल शो लाइक दिस। इफ दे आर रेडी फॉर समथिंग, आप कुछ पूछ रहे हैं कुछ कर रहे हैं, देन दे विल शो थम्स अप। इन केस उनको हेल्प चाहिए, देन उनका हेल्प चाहिए तो ये सिंपल सिंबल है। रेडी नहीं है देन दे विल शो सिंबल। तो ये कुछ एक सिंबल हैंड जेस्चर्स आप क्लास में तय कर लीजिए, तो दे डोंट नीड टू टॉक। क्लास में क्या होता है, बच्चे सिंपल चीजों के लिए मुंह से बोल के पूछते हैं। यदि उनके हैंड जेस्चर हैंड सिग्नल्स रेडी हैं, उनको पता है कि हमारे हमको इनका यूज करना है, तो आवाजें वैसे ही कम हो जाती है ना। तो थोड़ा सा क्लास का शोर कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, कुछ हैंड सिग्नल तय कर लें। राइट साइड जो आपको दिख रहा है बहुत अच्छी चीज है, इट इज नॉइजोमीटर, है ना। ये नॉइजोमीटर है, क्लास की आवाज को बताएगा। आप एक बना के रख लीजिए, उसके ऊपर एक निडल बना रखिए। जबकि आपको लगता है कि आपका क्लासरूम थोड़ा सा नॉइजी हो रहा है, आप उस मीटर की सुई को बढ़ा दीजिए। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, बच्चों को पता है कि ये बड़ी, अभी ये यहाँ पहुंची मतलब क्या पनिशमेंट मिलने वाली है। यदि ये मतलब इससे ब्लू में गई, ग्रीन में गई, देन डबल होमवर्क मिलेगा। यदि येलो में चली गई तो पूरी क्लास को खड़े होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। दे शुड नो कि कौन सी जगह जाती है यदि सुई तो क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ चीजें हो सकती है जो अपने क्लास में आप यूज कर सकते हैं। इज इट यूजफुल, पॉसिबल है करना, नॉइजोमीटर बनाना? थैंक यू। नीरज जी इससे पहले वाली स्लाइड पे चलेंगे। कुछ चीजें हम क्लास में पहले से तय कर सकते हैं। क्लासरूम जॉब्स, हम कुछ क्लासरूम जॉब रेडी कर सकते हैं, जैसे फ्रूट मॉनिटर, यूनिफॉर्म इंस्पेक्टर, डिसिप्लिन इंचार्ज, क्लीनलीनेस मॉनिटर, है ना, लंच मॉनिटर। आपकी क्लास में जो जो चीजें हो सकती, तो ये कोई किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो देन उसको वो एक ड्यूटी असाइन कर सकते हैं आप। तो यदि आपको क्लास कंट्रोल में रखना है तो इतने मॉनिटर यदि बना दिए तो वो लोग उस चीज को देख लेंगे, तो आपको उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आपने दो मॉनिटर इसके बना रखे, दो मॉनिटर उसके, तो वो सारी चीजें अपने आप ही अंडर कंट्रोल आती है, तो आपकी आधी क्लास तो वैसे ही कंट्रोल में ऑलरेडी, है ना। उसके अलावा कुछ क्लासरूम जॉब्स की कुछ और एक और तरीका है ना। ये दो तरीके बताए हैं, एक आप इस तरह से उनके टैग बना के नेम के डाल सकते हैं, या इस तरह से सामने कवर्स बना के उसके अंदर बच्चों के नाम की सिर्फ। क्लासरूम जॉब के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो आप क्लासरूम जॉब असाइन कर दीजिए, तो आधी चीजें वही क्लियर हो जाएगी। नीरज जी प्लीज इससे पहले वाली स्लाइड ऊपर चलिए। सिग्नल अटेंशन हो गया, देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीन्स, मैंने अभी आपसे कहा कि जिस एज में बच्चे आपके पास है, वहां पे जितनी उनको फ्रेंडशिप की जरूरत होती है, कॉन्फ्लिक्ट उतने ज्यादा होते हैं उन लोगों के बीच में। उनके आपस में झगड़े होंगे, आपस में प्रॉब्लम होंगे। तो हमेशा जब भी किसी बच्चों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ आपको बात पता चली, सबसे पहली चीज आपका वॉइस रेज नहीं होना चाहिए, आपकी आवाज में टोन में फर्क नहीं आना चाहिए। आप बिल्कुल नॉर्मल टोन में उनसे बात करिए, वो कितने भी ऊंचे हो जाए उनको बोलिए शांति रख के बात करिए, पहले आवाज नीचे करिए। आप आपकी आपकी आवाज नीचे होगी तो बच्चा अपने आप नेक्स्ट सेंटेंस पे आवाज डाउन कर लेगा। ठीक है। देन कभी भी किसी भी गुस्से में जो बच्चा है ना, उससे डिस्कशन ही मत करिए या उससे बात ही मत करिए उस वक्त। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया
कि मैंने बुलाया, बच्चा आया, मैंने सिर्फ पेरेंट्स को बुलाने का बोल के भेज दिया। सो कभी भी किसी एजिटेड चाइल्ड को नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो उम्र कम है, समझ कम है, और उस पर गुस्सा है उनके अंदर। मेनी ऑफ द चांसेस आर देयर दे विल इंसल्ट यू। हो सकता है वो आपसे बदतमीजी से बात करे, आपसे गलत तरीके से बात करे, तो हम सामने से जाके अपनी बेइज्जती तो नहीं लेंगे। सो कभी भी उस बच्चे के साथ डिस्कशन में मत पड़िए, ठीक है? जरूरत पड़ती है उनसे शांत हो जाइए, 2-5 मिनट बाद बात करिए, इशू क्या था, किसी दूसरे बच्चे से सुन लीजिए, उसको बोलिए आप चुप रह जाइए, हम इनसे सुन लेते हैं। तब तक क्या होगा, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, वो थोड़े से बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, वो अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए उनको टाइम मिल जाता है, ठीक है? बात करके रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। यदि आपसे रिजॉल्व हो जाता है देन ठीक है। यदि आपको लगता है कि 2-4 सेंटेंस बोले और रिजोल्यूशन नहीं आ रहा है, कोई दोनों में सोल्यूशन नहीं हो रहा है, देन मतलब आप क्या भी होता होगा कि किसी हेड को या प्रिंसिपल ऑफिस में या ऐसे बच्चों को भेज सकते हैं। इज इट होता है आपके यहाँ? यस और नो? यस मैम, होता है। जी। यस तो मैम। बस, वेरी गुड। तो ये करिए किसी दूसरे बच्चे के साथ। कभी भी गुस्से में जो बच्चा है या लड़का है, उस बच्चे को अकेले मत छोड़िए, क्योंकि वो उस वक्त क्या करेगा उसको भी नहीं पता। किसी दूसरे बच्चे के साथ उसको वहां पे भेज दीजिए, ठीक है? एज ए टीचर जो आपको करना है इस पीरियड के बाद या उस दिन के अंदर, इस सारी जो भी मतलब तो घटना हुई है उसको नोट डाउन कर लीजिए, जितने शॉर्ट में हो सके, है ना? नोट डाउन करना हमेशा क्या होता है, हेल्पफुल होता है। किसकी क्या हुआ था, क्या नुकसान हुआ, किसी को लग गई या कुछ टूट गया, तो वो नोट डाउन करिए। किसने किया था, है ना? नोट डिटेल में लिख के अपने पास रख लीजिए, जरूरत पड़े मैनेजमेंट तक पहुंचा दीजिए, जो भी उसको दिख रहा है। लेकिन ये डिटेल रिपोर्ट फ्यूचर में भी काम आती है। अभी मैं कल की बात बता रही हूँ आपको। मेरे यहाँ पे हमारे स्कूल के सीईओ, मतलब मैनेजमेंट में जो है, उनका पोता हमारे यहाँ पढ़ता है। अभी क्योंकि उसके दादा इतनी बड़ी पोजीशन पे है, तो थोड़ा सा तो आ जाता है। उसने किसी बच्चे को बुरी तरह से पंच मारा। वो बच्चा रोता हुआ मेरे पास आया, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आपने इसको क्यों मारा? अरे मैडम वो ऐसा था वैसा था। मैंने कहा पहले तो आवाज नीचे, और पूछा मामला, देन आई टोल्ड। अभी क्योंकि वो मैनेजमेंट से ही है, मैं उनके पास ले जाके क्या कंप्लेन करूंगी उसकी? सो व्हाट आई डिड, मैंने कहा एक काम करो, ही इज इन 5th स्टैंडर्ड, मैंने कहा एक अपोलॉजी लेटर लिखो एंड यू मेंशन क्लियरली कि तुमने क्या किया है। बच्चे के नाम के साथ लिखना है कि तुमने उसके साथ ऐसा किया। यू जस्ट इमेजिन, मैंने उससे उसके खुद के हैंड राइटिंग में लिखवाया कि मैंने ऐसा किया है। मैंने कहा आप अपोलॉजी लेटर लिखो और मुझे दे दो। आई न्यू कि ये बात वो घर जाके तो बोलेगा, दादाजी आज मैडम ने ये करवाया। ही इज माई बॉस, बट आई एम बॉस देयर बिकॉज आई एम प्रिंसिपल। मेरे अंडर में वो जो कुछ कर रहा है मुझे देखना है। मैंने उससे लिखवा लिया। देन कल जब वो सीईओ राउंड पे आए, देन आई टोल्ड सर मैंने उससे लिखवाया है। वो बोलते हाँ उसने मुझे बताया, करके मुड़ के चले गए। ही ऑल्सो अंडरस्टूड कि मेरे बच्चे ने गलती की है। मैंने बहुत सलीके से इसको निपटाया, उस बच्चे को भी समझा दिया, उसके दादाजी को, दो ही इज माई बॉस, आई हैव एक्सप्लेन्ड हिम ऑल्सो कि एक बिहेवियर यहाँ नहीं चलेगा। किसी के साथ भी कर सकते, मैंने उसको कुछ डांटा नहीं, कुछ बोला नहीं, लेकिन ही ऑल्सो अंडरस्टूड। उसको घर से भी डांट पड़ी होगी कि तुम ऐसा लिख के देते हो, तुम मतलब वो लिखा हुआ मेरे पास है, मतलब मेरे पास एक सबूत है। किसी भी चीज को लिख के रखना फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है ना? क्या क्या लिखना है, व्हाट हैपन, व्हाई, हाउ और व्हेन। डेट मेंशन करना कभी मत भूलिए, टाइम मेंशन करना कभी मत भूलिए। तो ये व्हेन, व्हाट, हाउ, वाई एंड हु, इतनी चीजें शॉर्ट में भी लिखिए तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, है ना? और कभी भी उसके बाद सरकाजम नहीं यूज करना, है ना? व्यंग में, अच्छा ऐसा करोगे फिर? बच्चे ने जो किया है उसको कभी भी नेक्स्ट टाइम सरकाजम में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इज हास्य का प्रयोग करें। क्लास में थोड़ी सी हंसी मजाक होनी चाहिए, बट यू शुड नो हाउ टू यूज ह्यूमर एंड व्हेन टू यूज ह्यूमर। कब हंसना है और कितना हंसना है, ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। नहीं तो पता चला आपने एक मजाक किया, उसके बाद क्लास चले जा रही है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है। नहीं, थोड़ा बहुत फ्री हो सकते हैं, बच्चों के साथ फ्री होना भी चाहिए, लेकिन उसकी लिमिटेशन बांध के रखना चाहिए, ठीक है? तो क्लास में थोड़ी सी हंसी मजाक चलनी चाहिए।
उसके बाद क्लासरूम जॉब्स, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। देन स्पष्ट और संक्षिप्त निर्देश, जब आप बच्चों को कोई निर्देश देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इट शुड बी शॉर्ट एंड इट शुड बी क्लियर। बच्चों को पता होना चाहिए हमको क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है। बीइंग अ टीचर, आपके जो भी इंस्ट्रक्शन है इट शुड बी क्लियर। क्यों करना है बच्चों को पता होना चाहिए। जैसे मैंने सपोज उनको पनिशमेंट दी, तो उनको पता होना चाहिए क्यों पनिशमेंट दी। मैंने 5 बार लिखने को दिया तो उनको याद नहीं था, या उन्होंने एक बार में नहीं किया इसलिए 5 बार लिखने की पनिशमेंट मिली है। सो इट शुड बी क्लियर टू देम कि क्या मिला है हमको, ये क्यों मिला है। ठीक है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि बहुत सारी चीजें मैंने कर ली। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि कोई चीज और है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, क्लासरूम प्रॉब्लम कोई आप फेस करते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। कोई और इशू रह जाता है जो मैंने टच नहीं किया क्लासरूम के अंदर, जिसको हम कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती है। या आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? नो मैम। जी, कोई नहीं। हरिओम जी, सारी क्लियर है क्वेरीज? जी मैम। किसी के पास कोई क्वेश्चन? मैम मेरे पास एक क्वेश्चन है। मैम कई बार जी जी। बच्चे ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बातों में मतलब जैसे आप टीचर से बात कर रहे हैं तो वो रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं, मतलब कि उन्हें प्रॉपर तरीका नहीं पता होता है कि किस तरीके से बात करें, तो हमें क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए उन्हें समझाने के लिए। मतलब बच्चे जो बोलते हैं टीचर से, जी। तो जहां पे आप देखते हैं किसी बच्चों, जैसे मैंने पहले कहा कि यदि टीचर बात करेंगे हम्म। प्रॉपरली रिस्पेक्ट देके, तो बच्चे उनको देख के फॉलो करते हैं। अब जो बच्चा ओके। नहीं दे रहा है, मतलब ये उसके घर का माहौल वैसा है, जो बच्चे जी। ने सीखा है जिस तरीके से, उसका घर का माहौल है। तो हम ये कर हम्म। सकते हैं, बच्चों को ये बता सकते हैं, उनसे डिस्कस करके, बातचीत करके, कि अच्छा आप ओके। सोचिए कि यदि आपसे इस तरीके से बात की जाएगी तो आपको पसंद आएगा, या इस तरीके से बात की जाएगी तो पसंद। आप अपने लिए क्या पसंद, आप ये मत बोलिए कि ये करना चाहिए, बच्चे वो बात कभी नहीं समझेंगे। आप उनसे पूछिए, उनके अंदर से आंसर आना चाहिए कि ये ज्यादा बेटर है। बिकॉज आप जिन बच्चों से डील कर रहे हैं वो इतना नॉर्मल चीजें तो समझते हैं, उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है। 3 to 8 बच्चे आराम से इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो समझे। तो उनको रीजनिंग अपने आप डिसाइड करने दीजिए, उनके सामने क्वेश्चन रखिए, उनको एक्सप्लेन मत करिए, उनको क्लियर लिख बोल के मत बोल। आप उनसे पूछिए कि इसमें से क्या बेटर लग रहा है, देन दे विल बिहेव प्रॉपरली। उनको बताइए कि आप यदि स्कूल आ रहे हैं, आपके घर में माहौल है या ऐसा है, आपके आसपास जो भी है, लेकिन जब आप स्कूल में आ रहे हैं तो आपके अंदर क्या परिवर्तन आया। आप स्कूल में जाते हुए पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो कैसे पता चलेगा जब आप इस तरीके से बात करेंगे और आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की, वहां पे डांटने की जगह उनको एक्सप्लेन करिए, इट विल वर्क। ओके। ओके। जी थैंक यू। ठीक है। नीरज जी, हम स्लाइड शो बंद कर सकते हैं। जी, और किसी के पास कोई क्वेश्चन? मिस, एक क्वेश्चन है। जी। जो निकटता नियंत्रण ये नियम लिखा है, हमें बच्चे हम्म। के साथ कितना मतलब निकटता रखना चाहिए पास? बच्चे के साथ इतना निकट होना चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम आपके हाँ। साथ शेयर कर सके। बच्चा जी। यदि किसी प्रॉब्लम में है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, उसके पर्सनल प्रॉब्लम, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी और टीचर से हो गया, किसी और बच्चे से हो गया इशू, वो आपके साथ बेझिझक शेयर कर सके, इतना उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट इतना नियंत्रण नहीं कि वो आपकी हर बात जान रहा है, आपके साथ मजाक मस्ती कर सके, हाथ में ताली दे के बजा सके, इतना नहीं। बाउंड्री उसको पता होनी चाहिए, लेकिन इतना फ्री फील करे कि वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, एज अ गाइडेंस, मतलब कि आपसे गाइडेंस मिलेगा, इस तरीके से आपसे पूछ सके या बोल सके। एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ। अभी कुछ चल रहा था हमारे यहाँ पे, तो कुछ ऐसे ही मैं एक्सप्लेन कर रही थी एसएस में, तो देन वो डिस्कशन चल रहा था मैटरनल और पैटर्नल फैमिली के बारे में, कि मतलब हम जब भी बोलते हैं कि खानदान चलता है, तो बेटों से खानदान चलता है ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा हम एग्जाम्पल ये देते हैं कि बेटा उसका बेटा, तो फैमिली ऐसे चलती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बेटी की फैमिली भी, आखिर उसमें भी गुण तो अपने मम्मी पापा के होते हैं ना। मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया कि हम जब हवन करते हैं तो भी जब नाम लिए जाते हैं,
तो जो हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हैं, उनको अपने मम्मी पापा दोनों की 7 7 पीढ़ी तक जितना याद है उतने नाम दे के आहुति दी जाती है। मैंने कहा मतलब आप सिर्फ फादर की फैमिली नहीं चलती है, मदर की, मदर के फादर और मदर दोनों की फैमिली ऐसे चलती है। उस एग्जाम मतलब उस क्लास के बाद बाहर आके वो मुझसे 7 की लड़की पूछती कि मैडम मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या? तो बोले कि मदर तो मतलब बच्चे को जन्म देती तो उसका कनेक्शन है, फादर का कनेक्शन बच्चे से कैसे होता है? आप सोचिए बच्चों की सोच, मतलब मुझे मतलब अच्छा लगा कि वो मुझसे इतना क्वेश्चन, उसको ये भी समझ में आया कि मुझे क्लास में नहीं पूछना है लेकिन कैसे पूछना है, तो बाहर आके मुझसे पूछती। देन आई एक्सप्लेन्ड इन वेरी गुड वे टू हर कि ये इस तरीके से होता है। तो वो भी समझ गई उसके बाद। तो ये मतलब बच्चे में इतना आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये क्वेश्चन टीचर से पूछ सकता हूँ या सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस आप में बच्चे को होना चाहिए। जी। कोई और? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? कुछ नहीं? या तो मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ या मैं बहुत बुरी टीचर हूँ। दोनों चीजें हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं है। अ, विवेक जी, आप कुछ मैम कहना चाहेंगे? जी, अभी हमारे टीचर प्रायः कंप्लेन करते हैं कि 8 क्लास के बच्चे हैं वो तो सुनते ही नहीं हैं। ये सबसे ज्यादा कंप्लेन आती है क्लासरूम में। तो एक तो 8 क्लास के अंदर जो भी टीचर जाते हैं ना, उन बच्चों की तारीफ करना शुरू कर दे, छोटी छोटी चीजों के लिए, हर छोटी बात के लिए कुछ भी, कुछ ना कुछ तो अच्छा बच्चा जरूर करता होगा, कुछ तो अच्छा किया होगा, है ना? और एक बेस्ट क्लास अनाउंस करना है, बेस्ट स्टूडेंट अनाउंस करना शुरू कर दीजिए। उस क्लास के अंदर जितनी अच्छी चीजें थी उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे ना, तो बच्चे वो मस्ती से उनका दिमाग उस तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने अभी जो बात की कुछ एक क्लासरूम के अंदर कि बेस्ट मॉनिटर, बेस्ट राइटर, तो ऐसी कुछ चीजें तो यदि 2 4 बच्चे भी रिकॉग्नाइज हो गए तो वो क्लास के दूसरे बच्चों को इंस्पायर करेंगे कि यदि कुछ अच्छा करते हैं तो वो सुनने की आदत अपने आप आ जाएगी। मैं प्रायः कई सालों से देख रहा हूँ, जो जी। सबसे बड़ी क्लास होती है हम्म। उसके उसके बारे में टीचर की सबसे ज्यादा कंप्लेन होती है। ऐसा क्यों है मैम? क्योंकि वो बच्चे मतलब बड़ी क्लास है, क्योंकि वो इतने सालों से आ रहे हैं, वो हर चीज जानते हैं। कब कौन सी टीचर कैसे बिहेव करेगी, हम कितनी मैक्सिमम मस्ती करेंगे तो हम कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट मिलने वाली है। टीचर को भी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें करनी चाहिए, कुछ जो बच्चों को नहीं पता ऐसी चीजें करनी चाहिए। थोड़ा सा जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि थोड़ा सा पार्टी बच्चों के साथ, पार्टी मतलब आप उनकी अच्छी चीजों के लिए उनको थोड़ा सा फ्री टाइम दे सकते हैं, थोड़ा सा उनके साथ स्टोरी टेलिंग वगैरह कर सकते हैं, आप कभी कभार उनके साथ चॉकलेट शेयरिंग कर सकते हैं, कभी पॉटलक उनके साथ कर सकते हैं। ये चीजें जो होती है ना, वो बच्चों को अलग अनएक्सपेक्टेड चीज आप दीजिए और जो ऐसी हो, तो वो बच्चों का बिहेवियर चेंज करेगी। क्योंकि वो अब आपको बहुत अच्छी, वो हर चीज पता है ना? होता है ना जो 20 25 साल शादी शादी को हो जाते हैं जिनके, तो उनके नयापन जब नहीं रहता, उनको पता है कि ये इस पे ऐसा बिहेवियर मिलेगा, इस पे ऐसा, तो वो फिर रूड हो जाते हैं। वो थोड़ा जी सा चेंज करना पड़ता है तरीका। तो इन बच्चों के साथ थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा। जी, जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। नीरज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे सभी 3rd to 8th ग्रुप से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का आज का जो प्रशिक्षण सत्र था कक्षा अनुशासन को लेके, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। और उम्मीद है आप सभी ने आज के जो जो सेशन में मैम ने जो भी टेक्निक बताई हैं शैक्षणिक कार्य के दौरान करने की, उनका जरूर से आप उपयोग करेंगे। और जो भी यूट्यूब की लिंक है उसका आप जरूर से अवलोकन करें, ऐसा मानना है। तो क्योंकि समय हो चला है और अतिरिक्त विचार व्यक्त ना करते हुए, आप सभी समझदार हैं और सब जानते हैं कि एक प्रशिक्षण जो हम ले रहे हैं, इन प्रशिक्षण का हमें कहाँ और कैसा उपयोग करना है। ये जो टेक्निक आपके लिए सिखाई गई हैं, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ
दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और कहीं ना कहीं इन प्रशिक्षण का जो मूल है वो आपके व्यक्तिगत विकास को भी लेके है। तो हम हमारा पूरा मानना है कि जो आज आपने सीखा है या जो विगत प्रशिक्षणों में आपने सीखा है वह आपके लिए उपयोगी हो और आप उसका उपयोग बच्चों के शैक्षणिक कार्य के दौरान जरूर से करें। हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। पुनः आप सभी अपने हाथ को जोड़ लें और वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृति दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों की वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। एक बार पुनः आप सभी के मंगल दिवस की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम, जय नमस्ते। जिनेन्द्र। नमस्ते जय मैम। मैम, जय जय नमस्ते। मैम।